अस्सलाम वालेकुम। जी, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे जहाँ पे कल हमने बात छोड़ी थी। कल हमने इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक्स, कैपिटल बजटिंग प्रोसेस, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक्स, इन पे बात शुरू की थी। टेक्निक्स की लिस्ट अगर हम क्विक रिव्यू लें तो इसमें से तो हमने पेबैक और ARR को फुली, जैसे हमने कल बात की थी, डिस्कस कर लिया। ये तो हमारे क्रॉस भी हो गए। अब हमें एडवांस टेक्निक्स या डिस्काउंटेड कैश फ्लोज टेक्निक्स की तरफ जाना है। पेबैक पीरियड मेथड, ARR, दोनों मेथड्स के तहत हमने कैलकुलेशन और डिसीजन रूल्स देखे हैं। और डिसीजन रूल हमने दो एंगल से देखा, एक कंपैरिजन के लिए, एक फिजिबिलिटी के लिए। हम हर टूल को इसी अंदाज में देखते आएंगे, कुछ कैलकुलेशन एस्पेक्ट होंगे और फिर उसके डिसीजन रूल के एस्पेक्ट होंगे। तो कल के लेक्चर से कोई क्वेश्चन, किसी फार्मूला पे, किसी कैलकुलेशन पे, किसी डिस्कशन पे, कोई पॉइंट, कोई कैरी ओवर रिवीजन अगर किया हो घर जाकर, उसमें कोई चीज़ ध्यान में आई हो तो? अच्छा जी, एडवांस टेक्निक्स की तरफ चलते हैं। हमने पेबैक में भी ड्रॉबैक पढ़ा, हमने ARR में भी ड्रॉबैक पढ़ा कि वो दोनों टूल्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट को इग्नोर करते हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट हमने कैफ 8 में, कैफ लेवल पे उससे तारुफ लिया हुआ है। तो क्या होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट? जी, एनी वॉलंटियर, व्हाट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी? व्हाट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी बेटा? थोड़ा सा बेहतर अंदाज में बताया जा सकता है। लेट्स टेक अनदर ओपिनियन। आई थिंक कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी ये होता है कि कुछ अर्से बाद जो मनी अपनी वैल्यू खो बैठती है ड्यू टू इन्फ्लेशन, इस फैक्टर या इस फिनोमेना को हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहते हैं, क्योंकि टाइम के बाद मनी की वैल्यू कम होती है। बिल्कुल ठीक है। मनी की वैल्यू हैज अ लिंकेज विद द टाइम जोन जिसमें वो पैसा आपके हाथ में है। सिंपल वर्ड में कहा जाता है मनी लूजेज वैल्यू विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे वक्त गुजरता है आपके हाथ में जो पड़ा पैसा है उसकी वैल्यू कम होती जा रही है। दिस इज वेरी सिंपल अंडरस्टैंडिंग। हाँ, कम क्यों होती है इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल उठाते हैं और फिर से हम इन फैक्टर्स को बीच में लेके आते हैं। एग्जाम्पल यह है कि अगर आपने अपने किसी दोस्त को उधार दिया था आज से 1 साल पहले, से इट इज 100,000 रुपीज, टुडे इज द ड्यू डेट, योर फ्रेंड अप्रोचेज यू एंड इंक्वायर्स कि आज ड्यू डेट आ गई, 1 लाख का लोन था, 1 लाख आई हैव अरेंज्ड, but I will be obliged if you extend the timeline for another year. अब ये उसकी एक रिक्वेस्ट आई, leaving aside all other factors, purely on financial grounds, your decision would be no. I want 100,000 now rather than 1 year late. ठीक है जी, बाकी चीजें साइड पर रख के तो आपका डिसीजन होगा फाइनेंशियल बेसिस पे कि मुझे आज पैसा चाहिए, 1 साल बाद नहीं। तो ये डिसीजन आप क्यों ले रहे हो? प्राइमरली टाइम वैल्यू ऑफ मनी की वजह से। देयर इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी कि 1 लाख रुपया आज वर्सेस 1 लाख रुपया 1 साल बाद। 1 लाख की वैल्यू आज, 1 लाख की वैल्यू साल बाद, वैल्यू इज डिफरेंट। टाइम वैल्यू ऑफ मनी एग्जिस्ट करती है एंड देयर आर इनफैक्ट 3 फैक्टर्स जिनको आप कंपोनेंट्स ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी कह सकते हैं। आप आज पैसा क्यों प्रेफर कर रहे हो? फैक्टर नंबर 1, देयर इज इन्फ्लेशन। आज कीमतें कुछ और हैं, साल बाद कीमतें बढ़ जाएंगी। Same money will have less value. फैक्टर नंबर 2, अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट। आज 1 लाख मिल जाएगा, उसको कहीं इन्वेस्ट करके कारोबार में हम 1 लाख पे 10, 20, 25 हजार साल में और कमा लेंगे। तो आज 1 लाख मिलेगा, अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट भी एग्जिस्ट करती है। और तीसरी चीज अनसर्टेनिटी है। आज 1 लाख मिल रहा है, गारंटीड है, साल बाद 1 लाख मिल पाएगा, मतलब आपके फ्रेंड की उस वक्त कैपेसिटी हो या ना हो, किसी फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में चला गया तो अनसर्टेनिटी है। सो दीज आर द 3 रीजन जिसकी वजह से हम कहते हैं जी मनी टुडे इज बेटर देन द मनी लेटर, सेम मनी इन द फ्यूचर। तो ये वो फैक्टर हैं जी जिनकी वजह से हम कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी एग्जिस्ट करती है। और हमने इन्हीं फैक्टर्स की बेसिस पे कहा था कि पेबैक पीरियड मेथड टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर कर रहा है, क्योंकि पेबैक पीरियड हमने प्रोजेक्ट ए का पेबैक कैलकुलेट किया था। कल हमने प्रोजेक्ट ए का पेबैक पीरियड कल हमने कैलकुलेट किया था। लेट्स लुक एट द डाटा प्रोजेक्ट ए का। ये जी प्रोजेक्ट ए का पेबैक था। हमने यहां पे क्या कैलकुलेट किया था कि भाई 90,000 आज इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये 90,000 3 साल में वापस आ गया, पेबैक कंप्लीट हो गया। तो यहां पे हमने बात एक ड्रॉबैक में चीज पड़ी थी, पेबैक इज इग्नोरिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कि 90,000 जो हम आज इन्वेस्ट कर रहे हैं इट डज नॉट हैव द सेम वैल्यू जो 90,000 अगले 3 सालों में आ रहा है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट के तहत ये जो 90,000 अगले 3 सालों में स्प्रेड होकर आ रहा है, इट डेफिनेटली हैज लेसर वैल्यू देन दिस। जब हम वैल्यू ऑफ द मनी की बात करते हैं तो वैल्यू ऑफ द मनी से मुराद होता है परचेजिंग पावर ऑफ द वैल्यू। So money loses value with the passage of time. Yeah, we prefer money today rather than in future due to 3 factors.
तो ये 3 फैक्टर्स हैं जी जिनको हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी की रीजन गर्दानते हैं या जिनको हम कंपोनेंट्स ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी कह सकते हैं। अच्छा जी, एडवांस टेक्निक्स जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो इन फैक्टर्स को इनकॉर्पोरेट करके चलते हैं। अब ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी एडवांस फैक्टर्स की तरफ हमें कैसे लीड करते हैं, तो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक डिसीजन। आप शॉर्ट टर्म डिसीजन कर रहे हैं या लॉन्ग टर्म डिसीजन कर रहे हो, बेसिक जो डिसीजन रूल है किसी भी प्रॉब्लम में वो कॉस्ट वर्सेस एसोसिएटेड बेनिफिट्स होता है। हम चूंकि कैपिटल प्रोजेक्ट अप्रेजल कर रहे हैं तो कैपिटल प्रोजेक्ट अप्रेजल में हम प्रोजेक्ट ए को कंसिडर कर रहे हैं, तो प्रोजेक्ट ए की कहानी है, ये इसकी इन्वेस्टमेंट है और ये इसके एसोसिएटेड फ्यूचर रिटर्न्स हैं। जब हम कैश फ्लो बेस्ड टेक्निक्स पे आते हैं तो आप आउटफ्लो और इनफ्लो में इंटरेस्टेड हैं, यू डोंट डिफरेंशिएट बिटवीन के इन्वेस्टिंग है या फाइनेंसिंग है। जैसे ये इन्वेस्टिंग कैश फ्लो आउटफ्लो है और ये जो रिटर्न्स हैं इसमें यहां तक तो ऑपरेटिंग है, ये भी आपका इन्वेस्टिंग कैश फ्लो है। तो आउटफ्लो और इनफ्लो को आपने कंसिडर किया, ये आपकी कॉस्ट आ गई, ये आपके बेनिफिट्स आ गए। हमने कहा जी बेसिक रूल है कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट, कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट का असूल यहां पे अप्लाई करें तो ये कॉस्ट है, ये बेनिफिट्स हैं, इनको हम जब अप्लाई करते हैं तो कॉस्ट है जी 90 मिलियन और बेनिफिट्स हैं 134 मिलियन। तो कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट का असूल लगाते हैं तो हमें नजर आ रहा है दिखने में बेनिफिट्स तो ज्यादा है, लेकिन यहां पे ही वो हमें जो प्रेजेंट वैल्यू का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा वो बीच में आ जाता है और वो हमें सिखाता है नहीं भाई ये तो कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, क्योंकि कॉस्ट तो आपने आज इन्वेस्ट की है और बेनिफिट्स अगले 5 सालों में आ रहे हैं, कंपैरिजन नहीं हो सकता। सो कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट का असूल अप्लाई करने चलें। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि टाइमिंग का डिफरेंस है, वैल्यू का डिफरेंस है। ये इन्वेस्टमेंट प्रेजेंट वैल्यू में है, बेनिफिट फ्यूचर वैल्यू में है। फिर इसका हल निकालने चलते हैं। तो डिस्काउंटिंग की टेक्निक आपने पढ़ी है, सारा बैकग्राउंड आपने पढ़ा है, मैं क्विक इसका रीकैप आपको दे रहा हूं। स्टिल अगर आपको कोई पॉइंट पे समझ लगे ऐसा कि समझने में दिक्कत है, रीकैप होने में चैलेंज है तो पूछिएगा। आपने फिर डिस्काउंटिंग की एक टेक्निक पढ़ी थी कि इस मसले का हल निकालने के लिए कि भाई ये फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू हल निकालने का तरीका क्या है, डिस्काउंटिंग का टूल। डिस्काउंटिंग का टूल क्या करता है, फ्यूचर वैल्यूज को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है, देन लाइक विद लाइक कंपैरिजन हो जाता है। जब बेनिफिट्स की भी प्रेजेंट वैल्यू ले लेते हैं, इन्वेस्टमेंट भी प्रेजेंट वैल्यू में है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिटर्न्स, कंपैरिजन पॉसिबल हो जाता है। तो जनाब ये डिस्काउंटिंग की बात आ गई भी। डिस्काउंटिंग में हमने पढ़ा हुआ है कि डिस्काउंटिंग यह है वो कंपाउंडिंग का रिवर्स होती है। कंपाउंडिंग प्रेजेंट वैल्यू को फ्यूचर वैल्यू में कन्वर्ट कर रही है, डिस्काउंटिंग रिवर्स है, फ्यूचर वैल्यूज को प्रेजेंट वैल्यू में ले के आ रही है। यह है कंपाउंडिंग का फार्मूला और इसी फार्मूले को रीअरेंज करें, यह है आपका डिस्काउंटिंग का फार्मूला। ठीक हो गया। इस फार्मूले में ये जो 1/1 + r⁻n है, इसको 1 + r⁻n भी लिखा जा सकता है। ठीक है, और इसको हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर भी कहते हैं। तो फ्यूचर कैश फ्लोज को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करें, आपको प्रेजेंट वैल्यू मिल जाती है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 1/1 + r⁻n है या 1 + r⁻n है, मैथमेटिकली इट्स द सेम थिंग। तो ये जनाब कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग की कहानी जो आपने कहीं पढ़ी हुई है माजी में। इन दो फार्मूलाज को लेके कुछ बेसिक सी कैलकुलेशन हमारे पास पेज 21 पे अवेलेबल है। आई जस्ट वांट यू टू गो थ्रू दीज बेसिक कैलकुलेशन ताकि आपके जहन में कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग की जरा कहानी रिफ्रेश हो जाए। पेज 21 पे आप आएंगे तो आपको ये डिस्काउंटिंग के ऊपर छोटी छोटी सी एग्जाम्पल्स हैं कैलकुलेशंस की। ये जी 4 कैलकुलेशंस आपके सामने आ रही हैं। आई वांट यू टू गो थ्रू दीज 4 कैलकुलेशंस एंड शेयर आंसर विद मी। किसी कैलकुलेशन में कोई दिक्कत, कोई स्टेटमेंट समझने में कोई चैलेंज है, पूछिए। ये 4 एग्जाम्पल बोर्ड पे भी आपके सामने हैं। ठीक है जी, पेज 21 पे गो थ्रू दीज 4 कैलकुलेशन। जैसे जैसे कैलकुलेट करते जाएं, इनको फॉलो करते जाएं। 2 कैलकुलेशन ये आपकी कंपाउंडिंग की हैं, फिर ये 2 कैलकुलेशन आपकी डिस्काउंटिंग की हैं। इनके वैल्यूज शेयर कीजिए। क्लास में आपका कैलकुलेटर होना चाहिए और हर कैलकुलेशन में आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि आपकी मैक्सिमम प्रैक्टिस साथ साथ होती जाए और हैंड्स ऑन आप होते जाए तमाम कैलकुलेशन पे। डोंट लीव एनी कैलकुलेशन की जो तो बेसिक है, जो तो ज़रबे तकसीम में है, वो ज़रबे तकसीम में बेसिक भी आपसे बात करते एग्जाम में नहीं हो पाती इफ यू आर नॉट हैंड्स ऑन। तो जब टाइम दिया जा रहा है, मेक बेस्ट यूज ऑफ इट। वैल्यूज जो जो जैसे जैसे निकालते जाए वैल्यूज मुझसे शेयर करते जाइएगा। पहली एग्जांपल, 5 साल बाद हमें क्या मिलेगा अगर आज हम इन्वेस्ट करें। आज जो इन्वेस्टमेंट होगी वो प्रेजेंट वैल्यू है, 5 साल बाद की बात हो रही है वो फ्यूचर वैल्यू है। कंपाउंडिंग का फार्मूला लगा, व्हाट इज द आंसर? 16105। बिल्कुल ठीक हो गया जी। एग्जाम्पल 2, वैल्यू ऑफ 38,000 इन्वेस्टेड फॉर 7 ईयर। 7 साल बाद ये 38,000 क्या बन जाएगा? 5347
4.70। ये दो कंपाउंडिंग की कैलकुलेशंस थी। फिर दो डिस्काउंटिंग इलस्ट्रेशन है। व्हाट शुड बी इन्वेस्टेड नाउ, नाउ मतलब प्रेजेंट वैल्यू चाहिए आपको, और 10 साल बाद अगर 10,000 लेना है, ये फ्यूचर वैल्यू गिवन है, डिस्काउंटिंग का केस आ गया। तो व्हाट इज प्रेजेंट वैल्यू है 7350। और एग्जांपल 4 में व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 115 रिसीवेबल इन 9 इयर्स। तो 115 इज फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू आपसे मांगी गई है, क्या है जी 68068। ये कुछ बेसिक सी कैलकुलेशन थी जो आपको हमने रिवीजन के लिए यहां पे दी कि आपका डिस्काउंटिंग और कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट रिवाइज हो। अब जब हमने ये कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लिए है तो हम प्रोजेक्ट ए को जरा देखते हैं, प्रोजेक्ट ए को जरा देखते हैं और उस पर ये डिस्काउंटिंग का टूल अप्लाई करते हैं। ठीक है जी, हमने डीसीएफ टूल्स पे आ गए हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी से हमने तारुफ ले लिया है और हम प्रोजेक्ट ए को जरा वापस मैदान में लेके आते हैं, जिसको हमने पीरियड वाइज उसके कैश फ्लोज रुपीज इन मिलियन में कल देखे थे। हमने इसमें पढ़ा था इन्वेस्टमेंट 90 मिलियन की है, आउटफ्लो 1 2 3 4 5 40 30 20 20 और ईयर 5 में 20 भी है और 4 भी है, तो वी कैन सम अप दीज टू वैल्यूज 24। ये जी प्रोजेक्ट कैश होता है। अब हमने यहां पे चैलेंज क्या डिस्कस किया कि भाई ये जो रिटर्न्स हैं ये फ्यूचर वैल्यूज में है, इन रिटर्न्स को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर लें तो हम फिर कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट करके फिजिबिलिटी कर सकते हैं। रिटर्न्स को फ्यूचर वैल्यूज को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए हमने पढ़ा है कि हमें कैश फ्यूचर कैश फ्लो को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होता है, जो कि 1 + r रेज़ टू पावर -n होता है। इसका मतलब n तो हो गया कैश फ्लो फ्यूचर के किस ईयर से रिलेट कर रहा है, वो तो हमें गिवन है, साल बाद 2 साल बाद 3 साल बाद। r इज मिसिंग टिल हियर, तो लेट्स अज्यूम हमें क्वेश्चन में बताया जाता है कि इस सिनेरियो में r 10% एग्जिस्ट करता है। अगर r 10% एग्जिस्ट करता है तो जनाब 1.1 रेज़ टू पावर -1, 1.1 रेज़ टू पावर -2, 1.1 रेज़ टू पावर -3, 1.1 रेज़ टू पावर -4 एंड 1.1 रेज़ टू पावर -5। लीजिए जी, हम यहां से प्रेजेंट वैल्यू लेके आते हैं, साल बाद फ्यूचर तमाम फ्यूचर कैश फ्लोज को मल्टीप्लाई करते जाइए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से, प्रेजेंट वैल्यू मिलती जाएगी हमें, ये भी रुपीज इन मिलियन में ही आएगी। तो बताइए जनाब, पहली 40 की प्रेजेंट वैल्यू 2 डेसिमल तक लिखेंगे, $36.36 जी। 30 की प्रेजेंट वैल्यू दूसरे साल के फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे 24.79 जी। तीसरे साल की कैश फ्लो उसकी प्रेजेंट वैल्यू 0.02। नेक्स्ट वन 13.68, लास्ट वन 66 जी, लास्ट 14.90। अच्छा जी, ये हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर बेनिफिट्स आ गए हैं। ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर बेनिफिट्स है, इनको जरा सम करके बताइए क्या आ रहा है इनका सम। क्या है जी 104.73। हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर बेनिफिट्स देख ली, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारे पास 90 अवेलेबल है, तो हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स में से लेस करते हैं जब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 104.73 में से 90 जब माइनस करते हैं तो हमें मिल रही है फिगर नेट बेनिफिट की, हमें मिल रही है फिगर नेट बेनिफिट की विच इज 14.73। और जब नेट बेनिफिट आ रहा है तो उसका मतलब प्रोजेक्ट इज फिजिबल। बड़ा सीधा सा डिसीजन है। अगर ये नेट कॉस्ट आ जाती, कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट कर रहे हैं ना भाई, कि भाई 90 की इन्वेस्टमेंट है और उसके नतीजे में जो बेनिफिट्स आ रहे हैं वो 104 के हैं और 104.73 के हैं। बेनिफिट्स आर मोर देन द कॉस्ट एंड दे बोथ आर इन प्रेजेंट वैल्यू, दे बोथ आर कंपेरेबल। कंपेरेबल है तो बेनिफिट ज्यादा है, प्रोजेक्ट फीजिबल है। कंपेरेबल है, बेनिफिट्स कम होते कॉस्ट से, प्रोजेक्ट अनफीजिबल हो जाता है। इसकी प्रेजेंटेशन हम ऐसे भी कर लेते हैं बाज़ कि हम ये जो इन्वेस्टमेंट है इसको 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे अगर 90 डायरेक्ट नेगेटिव एक्सटेंड कर लेते हैं, देन वी सिंपली टेक द सम ऑफ दिस कॉलम विच इज शो द टोटल इज गिविंग अस पॉजिटिव 14.73 और इसको हम नेट प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं। और इसको हम नेट प्रेजेंट वैल्यू की टर्म में बात करें, एज ए नेट प्रेजेंट वैल्यू इज पॉजिटिव, दिस मीन्स
बेनिफिट्स आर मोर देन द कॉस्ट, सो प्रोजेक्ट इज फिजिबल। और इसका एज रूल हम सीख लेते हैं, अगर एनपीवी नेगेटिव आ जाती तो इसका मतलब होता कॉस्ट इज मोर देन द बेनिफिट, सो प्रोजेक्ट शुड बी रिजेक्टेड। तो पॉजिटिव एनपीवी है आपका। यहां से कंक्लूजन क्या है कि बेनिफिट्स आर मोर, क्योंकि बेनिफिट्स पॉजिटिव है, कॉस्ट नेगेटिव है। नेट फिगर पॉजिटिव का मतलब बेनिफिट्स आर एक्सीडिंग कॉस्ट, नेट फिगर नेगेटिव का मतलब कॉस्ट इज एक्सीडिंग बेनिफिट। So if benefit are exceeding cost, you accept a project. If cost is exceeding benefit, you reject a project. और इसको हम net present value कहते हैं। Net present value क्या है? It is PV of benefits minus PV of investment. This is net present value, which could be either positive or negative. Depending upon positive or negative, we have a decision rule here. तो हमने NPV की कैलकुलेशन भी सीख ली और NPV का feasibility का decision rule भी सीख लिया। या project is feasible under NPV method if we get NPV positive. A project is not feasible under NPV method if we get a negative NPV. इसमें सिर्फ एक जो इशू रह गया है अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर, ये आर बीच में 10% ये क्या है, इस पे भी हम बात करेंगे। फिलहाल दिस इज रेट ऑफ रिटर्न फॉर यू। इस रेट ऑफ रिटर्न को हम अभी थोड़ी देर में मजीद एलैबोरेट करेंगे, इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको थोड़ी सी क्लियर करेंगे। जी कोई सवाल? नेट प्रेजेंट वैल्यू इशू अराइज हुआ था कॉस्ट वर्सेज बेनिफिट के बेसिक प्रिंसिपल से। अगर हम दोबारा पीछे रिकैप लेते हुए आए, कॉस्ट वर्सेज बेनिफिट का प्रिंसिपल हमने अप्लाई किया था। चैलेंज क्या आया? कॉस्ट प्रेजेंट वैल्यू में है, बेनिफिट फ्यूचर में है, कंपैरिजन अप्रोप्रिएट नहीं है। हल क्या निकाला? डिस्काउंटिंग का असूल सीख लो, फ्यूचर बेनिफिट्स जो हैं उनको डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू में ले लेना, देन कंपैरिजन विल बिकम पॉसिबल। और यही कंपैरिजन हमने अप्लाई किया प्रोजेक्ट ए के ऊपर। जब प्रोजेक्ट ए में आए तो हमने ये बात देखी कि बेनिफिट्स हमारे फ्यूचर में हैं, इन्वेस्टमेंट प्रेजेंट में है, तो बेनिफिट्स को डिस्काउंट करो, डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, इनको प्रेजेंट वैल्यू में ले आओ, देन कंपेयर बेनिफिट्स विद द कॉस्ट। अब कंपैरिजन कर लो, और कंपैरिजन हमने किया बाय कैलकुलेटिंग एनपीवी, PV of benefits minus PV of investment. If we get a positive answer, it means benefits are more than the cost, project is feasible. If we get a negative answer here as NPV, our decision will be benefits are less and cost is more, so project should be rejected. जी NPV tool कैसे अप्लाई करते हैं, ये एक ब्रीफ सी प्रेजेंटेशन है NPV के लिए। एक और चीज भी आपको रिकॉल करवा दूं, वैसे तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, याद क्या होना, ये तो किताब में भी लिखा होता है, और इस फार्मूले की बेस पे हमें प्रेजेंट वैल्यू टेबल्स भी किताब में अवेलेबल होते हैं। तो ये आपके पास किताब, इसके एंड पे जाएंगे तो गालिबन सेकंड लास्ट पेज पे ये टेबल अवेलेबल है। इस टेबल में एक टाइपो है, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं उस टाइपो को हम जरा ठीक कर लें। लेट मी गेट इट रेक्टिफाइड। इस टेबल में एक टाइपो आ गया हुआ है, उसको हम पहले ठीक कर लेते हैं, फिर हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। ये जी आपके पास आ रहा है प्रेजेंट वैल्यू टेबल में फर्स्ट रो है पीरियड एन की, और 5% पे ये 0.6%, 4%, 5% दोनों पे ये 0.962 आ गया। ये 5% पे इट इज 0.952, 5% पे दिस इज 0.952। ये काइंडली जरा ठीक कर लीजिएगा, इट इज 0.952। अच्छा जी, अब इस टेबल को देखिए, तो इस टेबल के इस्तेमाल से भी आप फेमिलियर हैं, आपको पता है कि फार्मूला इस टेबल की टॉप पे अवेलेबल है, वी डोंट हैव टू मेमोराइज इट। लेकिन 10% 1 ईयर हम यहाँ पे फार्मूला लिखें या 0.909 लिख दें टेबल से, 0.826 लिख दें, 0.751 लिख दें, 0.683 एंड 0.621, तो इक्वली गुड है। इससे भी हम काम कर सकते हैं, इससे भी काम कर सकते हैं, लेकिन एज अ हैबिट हम इसको प्रेफर करेंगे आइंदा। एज अ हैबिट हम इसको आइंदा प्रेफर किया करेंगे, क्योंकि इट इज़ क्विक एंड इट अवॉइड्स अननेसेसरी कैलकुलेशन। टेबल खोला, कॉपी पेस्ट किया हमने, ठीक है, इसमें हमें कैलकुलेटर में बार बार कैलकुलेट करना पड़ेगा, वी मेक एन एरर, तो इसलिए हम इसको अवॉइड करेंगे। हाँ, इसको हम सिर्फ तब प्रेफर करेंगे जब टेबल की एक रेंज है ना, उस रेंज से बाहर की वैल्यू चाहिए। जैसे ये टेबल हमें अवेलेबल होता है जनरली 20% था, 20% 20 ईयर, हमें 20% से बाहर जाना है, 20 ईयर से बाहर जाना है, देन वी हैव नो ऑप्शन बट टू यूज फार्मूला। बट विद इन टेबल वी शुड ऑलवेज प्रेफर यूजिंग टेबल इंस्टेड ऑफ फार्मूला। दिस इज प्रेफरेंस, ठीक है जी। एनी क्वेश्चन एनपीवी के ऊपर, कोई सवाल? जी फिर इंजेक्ट करना पड़ेगा, तो भाई ये यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा, जो भी कैश फ्लो होगा। ये कैश फ्लो सारे नेट हैं, नेट ऑफ ऑपरेटिंग एंड इन्वेस्टिंग।
फाइनेंसिंग कैश फ्लो यहां पे हम नहीं ले रहे। नेट ऑफ ऑपरेटिंग एंड इन्वेस्टिंग वो जहां पे भी आएगा, जैसे यहां पे मैंने ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग सम कर दिया ना, यहाँ पे 4 मिलियन का इन्वेस्टिंग था, 20 मिलियन का ऑपरेटिंग था, मैंने इकट्ठा कर दिया। इसी तरह यहाँ पे भी कोई आपकी इन्वेस्टिंग बीच में आ रहा होता तो इकट्ठा कर देते, नेट कर देते, वो पॉजिटिव रहे नेगेटिव रहे, ठीक है। ऑल कैश फ्लोज आर सम्ड अप टुगेदर। इन्वेस्टिंग एंड ऑपरेटिंग कैश फ्लोज हर साल के प्रोजेक्ट किए जाते हैं, टोटल ले लिया जाता है और फिर उनको डिस्काउंट कर लिया जाता है। फ्यूचर कैश फ्लोज डिस्काउंट कर लेंगे हम। जी एनी क्वेश्चन? जी बेटा, फाइनेंसिंग कैश फ्लोज यहाँ पे हम नहीं ले रहे। फाइनेंसिंग कैश फ्लोज यहाँ पे क्यों नहीं ले रहे, इस पे बात थोड़ी सी अभी आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो जाएगी, बट फिलहाल हम कहें कि ऑपरेटिंग एंड इन्वेस्टिंग, हमारे यहाँ पे फोकस ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग पे ही रहता है, फिजिबिलिटी पे। फाइनेंसिंग कैश फ्लोज को कभी ना भी लें तो गुजारा हो जाता है, लेकिन there are certain cases where we have an option to include financing cash flows as well, बट उसको आगे चल के बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल हम प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी की बात करें, एज अ जनरल गाइडलाइन हम याद रखें, प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी करते हुए हम सिर्फ इन्वेस्टिंग एंड ऑपरेटिंग कैश फ्लोज ले रहे हैं। एक्सेप्शन जब आएगी फाइनेंसिंग कैश फ्लोज की, I'll tell you, ठीक है जी। कोई और सवाल? अच्छा काम कीजिए, हमने कल एक प्रोजेक्ट बी भी देखा था, क्विकली अगर आप उसकी भी एनपीवी मुझे कैलकुलेट करके दीजिए। उसके कैश फ्लोज थे जी, इन्वेस्टमेंट 20 मिलियन की, और फिर 1 2 3 4 5 10 8 6 4 एंड 6। इसके लिए भी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आप 10% का ही ले आइए, प्रेजेंट वैल्यू का कॉलम बनाइए और फिर इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू मुझसे शेयर कीजिए, क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, व्हाटएवर इट इज शेयर कीजिए जी। ये आपके कैश फ्लोज आ गए हैं, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लाइए, प्रेजेंट वैल्यू और नेट प्रेजेंट वैल्यू बताइए। प्रोजेक्ट ए की नेट प्रेजेंट वैल्यू ये आ रही है जी हमारे सामने, ये प्रोजेक्ट ए की नेट प्रेजेंट वैल्यू है, तो अब आप प्रोजेक्ट बी की नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। प्रोजेक्ट ए की नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव है और प्रोजेक्ट बी की नेट प्रेजेंट वैल्यू 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज और फिर इनका सम 6.67 पॉजिटिव, ये एनपीवी आ गई जी। इसका मतलब ये भी फीजिबल है, तो प्रोजेक्ट ए भी फीजिबल है क्योंकि उसकी एनपीवी पॉजिटिव है। हम जनरली पॉजिटिव साइन साथ लगाते नहीं हैं, हाँ अगर किसी की एनपीवी नेगेटिव आ जाए तो उसको ब्रैकेट में शो कर देते हैं, ठीक है। ब्रैकेट में नेगेटिव एनपीवी शो हो जाती है, विदाउट साइन एनपीवी मींस पॉजिटिव है। तो जनाब हमारी प्रोजेक्ट की एनपीवी बी की भी पॉजिटिव है, तो प्रोजेक्ट बी भी फीजिबल हुआ। तो हमें एनपीवी कैलकुलेट करनी भी आ गई और एनपीवी का फिजिबिलिटी रूल भी हमने डिस्कस कर लिया। अब हम कंपैरिजन रूल भी डिस्कस कर लेते हैं कि ए और बी दोनों फीजिबल हैं, लेकिन अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव से मुराद दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स होते हैं दो, ऐसे प्रोजेक्ट्स, दो नहीं दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स जो इकट्ठे नहीं किया जा सकते, उनमें से किसी एक को मैं चूज करना है। फॉर एग्जांपल यू हैव अ पीस ऑफ लैंड 20 एकड़ का एंड यू प्रिपेयर टू फिजिबिलिटी, उस 20 एकड़ पे सीमेंट की फैक्ट्री लगाएं या टेक्सटाइल की मिल लगाएं। अब ये दोनों ऑप्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ये दोनों प्रोजेक्ट इकट्ठे तो नहीं हो सकते क्योंकि पीस ऑफ लैंड तो एक है, या उसमें सीमेंट लगेगा या टेक्सटाइल लगेगा। सो जब आपके सामने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट आ जाए तो आपको कंपैरिजन करना पड़ता है, विच वन इज बेटर। फीजिबल तो दोनों है लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, एक ही करना है अभी। तो एनपीवी का रूल इज प्रोजेक्ट विद हायर एनपीवी इज बेटर, प्रोजेक्ट विद हायर एनपीवी इज बेटर। इन आवर केस ए, क्योंकि ए की एनपीवी फीजिबल दोनों है लेकिन ए की एनपीवी ज्यादा पॉजिटिव है। अगेन जैसे हमने कल बात की थी कि यह है रूल इस टूल का, इसकी लॉजिकल जस्टिफिकेशन भी है, ये रूल क्यों ठीक है। दिस इज नॉट द फ्लॉ, जिसका कल हमने कहा था जी वो रिटर्न साइज की हम बात कर रहे थे, यहां पे भी साइज वगैरह कुछ मैटर नहीं करता, पेबैक पीरियड भी साइज को कंसिडर नहीं करता, लेकिन वहां पे दैट में भी कंसिडर्ड एज अ ड्रॉबैक, बट यहां पे भी साइज कंसिडर नहीं होता, बट दैट इज नॉट अ ड्रॉबैक, दैट इज लॉजिकल। यहां पे साइज ऑफ द प्रोजेक्ट डज नॉट मैटर। द प्रिंसिपल जो हम यहां पे फॉलो कर रहे हैं उस प्रिंसिपल के तहत साइज ऑफ द प्रोजेक्ट डज नॉट मैटर, एनपीवी जहां पे ज्यादा है उसको ले लेना, दैट इज द रूल। कंपैरिजन का भी आ गया, सो फिजिबिलिटी का रूल भी डिस्कस हो गया, कंपैरिजन का रूल भी डिस्कस हो गया। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट क्यों मैटर नहीं करता? बिल्कुल आपका ठीक सवाल है कि जैसे आपको दिखने में लगता है कि 20 मिलियन इन्वेस्ट करके यहाँ पे 6.67 आ रहा है और 90 मिलियन इन्वेस्ट करके 4.5 टाइम इन्वेस्टमेंट के साथ सिर्फ 14.73 आ रहा है। यह आपने क्वेश्चन इसलिए किया बिकॉज आपको एनपीवी का रियल मीनिंग नहीं पता। तो अब हमारी नेक्स्ट डिस्कशन वही होने वाली है जिसमें हम आर का मतलब समझेंगे
और एनपीवी का मतलब समझेंगे, और जब हम एनपीवी का और आर का मतलब समझ लेंगे तो आपका ये क्वेश्चन खुद ब खुद आंसर हो जाएगा कि साइज ऑफ द प्रोजेक्ट मैटर क्यों नहीं करता। ठीक हो गया? तो आर और एनपीवी का मतलब समझते हैं थोड़ा सा, फिर डिस्कशन को मजीद आगे लेके चलेंगे। अच्छा जी, आर हमारी होती है कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड इन द प्रोजेक्ट। कल मैंने आपको कैपिटल एम्प्लॉयड की टर्म को थोड़ा एलैबोरेट किया था। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, दोबारा जरा याद कराइए मुझे। इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट, दिस इज कैपिटल एम्प्लॉयड। आप जब भी कोई कैपिटल प्रोजेक्ट की अप्रेजल करते हैं, उसमें जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट आती है, दिस इज कैपिटल एम्प्लॉयड। यकीनन कैपिटल प्रोजेक्ट है तो कैपिटल प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग के लिए आप कैपिटल ही रेज करेंगे ना, ये कैपिटल है जो आपने रेज किया, तो कैपिटल मींस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आप कैपिटल रेज करेंगे किसी भी सोर्स से, दैट मे बी ऑल इक्विटी, दैट मे बी ऑल डेट, और दैट मे बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू, इट विल बी अ कैपिटल। कैपिटल आप किसी भी सोर्स से रेज करेंगे, इट विल हैव अ कॉस्ट। आर इज योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है जी? तो ये हमारा एक बहुत बड़ा मेजर टॉपिक है, हमने पर्सनल इंट्रोडक्शन में बात की थी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे हमारी ठीक ठाक डिस्कशन होनी है, बड़ा चैलेंजिंग टॉपिक है हमारा, बट फिलहाल उसकी कैलकुलेशन में हम नहीं जा रहे, फिलहाल उसका मीनिंग ब्रॉडली समझते हैं, ताकि इतना हम समझेंगे कि यहां से आगे हमारी डिस्कशन मीनिंगफुल रहे, इतना हम इस आर को समझेंगे। अदरवाइज तो हमने आर पे 20-25 घंटे पढ़ना है आर को। तो जी आर हमारी होती है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अच्छा, अब इस कॉन्टेक्स्ट में सवाल पे चले आ जाते हैं, इसी सवाल से हम आर को और एनपीवी को समझते हैं। प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी, जब भी कोई प्रोजेक्ट होता है, जैसे कल भी हमने बात की थी, सबसे पहले प्रोजेक्ट का आइडिया कंसीव किया जाता है, वी नीड टू इन्वेस्ट इन एक्स प्रोजेक्ट। फिर उस प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज फोरकास्ट किए जाते हैं प्रैक्टिकली, कि हम एक्स प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है अपफ्रंट, क्या एनुअल ऑपरेशंस का वॉल्यूम होगा, और उन ऑपरेशन के वॉल्यूम से हम क्या नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो जनरेट कर रहे होंगे टिल एक्सपायरी ऑफ द प्रोजेक्ट। सो ओवर द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट कैश फ्लोज फोरकास्ट किए जाते हैं। जब कैश फ्लोज आपके पास आ गए, देन यू अप्रोच एन इन्वेस्टर। तो भाई ये प्रोजेक्ट है, ये उसकी इन्वेस्टमेंट, ये उसके रिटर्न, मुझे पैसा चाहिए इसके लिए। लेट्स अज्यूम, इसी प्रोजेक्ट की बात करते हैं, मैंने प्रोजेक्ट ए कंसीव किया, प्रोजेक्ट ए के कैश फ्लोज फोरकास्ट किए, और लेट्स अज्यूम मेरे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी चल रहे हैं और मेरे पास इक्विटी फाइनेंस इस वक्त जीरो है। आई अप्रोच्ड एन इन्वेस्टर, बीट बैंक, बीट एक्सटर्नल फाइनेंसर, आई अप्रोच्ड एन एक्सटर्नल इन्वेस्टर। मैंने उससे कहा जी मुझे इस प्रोजेक्ट के लिए पैसा चाहिए, तो व्हाट इज द रिटर्न दैट यू डिमांड? उसने कहा जी आई एम विलिंग टू इन्वेस्ट इन दिस प्रोजेक्ट 90 million, माई डिमांड इज 10%. For my business, this will become capital, and this is the return demanded by capital provider. For my business, it will become a cost of capital. कैपिटल मुझे मिल रहा है 90 million का, और कैपिटल की कॉस्ट जो फाइनेंस प्रोवाइडर डिमांड कर रहा है वो 10% है, सो आर इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अच्छा, मुझे फाइनेंसिंग की ऑप्शन मिल गई। फाइनेंसिंग का ऑप्शन 10% मतलब मिलने का मतलब ये नहीं है कि मुझे फौरन प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है, आई हैव टू सी क्या मेरा प्रोजेक्ट इस कॉस्ट को बियर कर सकता है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने प्रोजेक्ट कैश फ्लोज को 10% पे डिस्काउंट कर दिया। जब मैंने प्रोजेक्ट के बेनिफिट्स को 10% पे डिस्काउंट किया, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, फॉर द सेक ऑफ टेकिंग थिंग्स फर्दर, डिटेल में इसकी कुछ निटिग्रिटीज और हैं, वो आगे चल के ऐड करेंगे, बट फॉर द टाइम बीइंग आप समझ सकते हो, जब मैंने फ्यूचर कैश फ्लोज को डिस्काउंट किया, तो ये जो कैश फ्लोज यहां पे खड़े हुए थे, कितने, 1 टोटल क्या इनका 134, ये खड़े हुए थे 134 पे, मैंने इनको डिस्काउंट किया 10% पे, जो कि इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न था। ये 134 से आ गए 104 पे। डिस्काउंटिंग प्रोसेस में कैश फ्लोज की वैल्यू कम होगी। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला, इनमें कुछ और भी डिटेल्स हैं, बट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन नाउ, डिस्काउंटिंग प्रोसेस में मैंने इन्वेस्टर को जो 10% रिटर्न देनी है ना, वो काटी है मैंने यहाँ पे। जो इन्वेस्टर को मैंने 10% रिटर्न देनी है, वो मैंने यहाँ पे डिडक्ट की है कि इन्वेस्टर को 10% चाहिए, तो भाई इन्वेस्टर को फ्यूचर के पैसे में से 10% रिटर्न दे दो थ्रू डिस्काउंटिंग। अब मेरे पास क्या बचा, 104। अच्छा, इसके बाद क्या ये सारा पैसा मेरा है? आंसर इज नो। अभी तो मैंने इन्वेस्टर को सिर्फ रिटर्न दी है, असल भी तो वापस करना है ना। अब असल वापस कर दो, फिर मेरी जेब में क्या बचा, 14.73। अब यहां पे हमें दोनों चीजों की क्लैरिटी मिलने लगी। आर क्या है, कैपिटल की कॉस्ट, और जब मैं ये प्रोजेक्ट शुरू कर रहा हूं, मेरी जेब में पैसा एक नहीं है इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए। मैंने इन्वेस्टर से पैसा लिया 10% पे,
अगर मैं ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करता हूं, मेरा एनालिसिस बता रहा है कि इस प्रोजेक्ट के एंड पे इन्वेस्टर को उसकी रिटर्न देने के बाद, रिटर्न दे दी, इन्वेस्टर को उसका असल देने के बाद मेरे पास क्या बचेगा? 14.73। इन्वेस्टर को उसकी रिटर्न भी दे पाऊंगा, इन्वेस्टर को उसका असल भी दे पाऊंगा, फिर भी मेरे पास कुछ बच रहा है। इट मीन ये प्रोजेक्ट इन्वेस्टर की रिटर्न देने के बाद भी मेरे लिए एज एंटरप्रेन्योर कुछ जनरेट कर रहा है, इसीलिए इस प्रोजेक्ट को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। प्रोजेक्ट के स्टार्ट में आया 0, प्रोजेक्ट को अंडरटेक करने के नतीजे में आई एम 14.73 प्लस। दिस इज एनपीवी। एनपीवी क्या बता रही है? एनपीवी क्या मेजर कर रही है? इंक्रीज इन वेल्थ, बल्कि इसको कहना चाहिए एनपीवी मेजर्स चेंज इन वेल्थ। इफ इट इज पॉजिटिव मींस अंडरटेकिंग प्रोजेक्ट विल एड टू माय वेल्थ। अगर मैं ये प्रोजेक्ट करूंगा तो दिस विल बी एडेड टू माय वेल्थ, दैट्स व्हाई आई से मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर किसी प्रोजेक्ट की एनपीवी नेगेटिव है, वो क्या बता रही है कि भाई प्रोजेक्ट अंडरटेक करने के नतीजे में मेरी वेल्थ में कमी आ जाएगी। क्योंकि नेगेटिव कब आएगी? फॉर एग्जांपल जब डिस्काउंटिंग के बाद से यहां पे बचा 85, यहां पे 85 बचा, और रिटर्न देने के बाद अगर 85 बच रहा है तो इन्वेस्टर को कितना देना है मैंने? तो इन्वेस्टर का असल देने के लिए भी नहीं बचा। मतलब प्रोजेक्ट इज नॉट मीटिंग द रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टर। इन्वेस्टर को 10 चाहिए, प्रोजेक्ट 10 से भी कम कमा रहा है, इसलिए हम कहते हैं रिजेक्ट कर दो। यहां पे तो नेगेटिव एनपीवी आ जाएगी ना, कि बेनिफिट्स रिटर्न देने के बाद इतने बच गए और इतनी ही उसकी अभी हमने असल भी वापस करना है। नेगेटिव एनपीवी आ गई, दैट्स व्हाई वी से रिजेक्ट द प्रोजेक्ट, क्योंकि मुझे पल्ले से पैसे देने पड़ेंगे इन्वेस्टर को। तो मेरी वेल्थ तो 0 से नीचे चली गई, मैं पहले 0 पे खड़ा हुआ था, नेगेटिव चला गया। सो एनपीवी मेजर्स द चेंज इन वेल्थ। पॉजिटिव एनपीवी मीन addition to the shareholders wealth. Negative NPV means reduction in shareholders wealth. That's why we accept a project with the positive NPV and we reject a project with the negative NPV. तो जनाब हम यहां पे अब वो फाइनल जो सवाल आपने किया था उसका जवाब ही ले लो। प्रोजेक्ट ए मैं करूंगा तो मैं 0 से 14.73 पे जाता हूं, पैसा तो मेरा नहीं है, पैसा तो इन्वेस्टर का। मैं 0 पर था, 0 से 14.73 पे जाता हूं। प्रोजेक्ट बी में करता हूं तो मैं 0 से 6.67 पे जाता हूं, पैसा यहां पे भी इन्वेस्टर का, यहां पे भी इन्वेस्टर का। तो इन्वेस्टर का पैसा विद रिटर्न वापस करने के बाद इधर मैं कहां खड़ा हूं? इन्वेस्टर का पैसा विद रिटर्न वापस करने के बाद इधर मैं कहां खड़ा हूं? तो नेचुरली दिस ऑप्शन सूट्स मी। जहां पे मेरी वेल्थ में, जाती शेयर होल्डर वेल्थ में ज्यादा इजाफा आ रहा है, दैट इज बेटर। ठीक है, पैसा कितना लगा दैट डज नॉट मैटर टू मी, क्योंकि मैंने पैसा भी वापस कर दिया, उसकी रिटर्न भी वापस कर दी। दोनों केसेस में मुझे तो मैटर करता है मेरे पास क्या बचा। तो जहां पे मेरी वेल्थ में ज्यादा इजाफा आ रहा है, दिस इज एडिंग मोर टू माई वेल्थ, दिस इज बेटर। जी, एनपीवी कैलकुलेशन, एनपीवी का फिजिबिलिटी का डिसीजन रूल, एनपीवी का कंपैरिजन का डिसीजन रूल, एनपीवी कैलकुलेशन में आर और एनपीवी इटसेल्फ उसका मीनिंग। टू टेक अ प्रेयर ब्रेक, 15 मिनट बाद दोबारा मिलते हैं, फिर इस पे थोड़ी सी बात मजीद करके आगे मूव करेंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू। अच्छा जी, ब्रेक से पहले हम डिस्कस कर रहे थे आर और एनपीवी का मतलब। तो कोई क्वेश्चन आर और एनपीवी का मतलब और वाई प्रोजेक्ट विद हायर एनपीवी इज बेटर, ये हमने बात की थी। कोई सवाल जी? जी बेटा। बिल्कुल, फाइनेंसिंग कैश फ्लोज इसलिए नहीं लिए जाते, वन ऑफ द मेजर रीजन कि आपने जब ये डिस्काउंटिंग की तो डिस्काउंटिंग में रिटर्न टू इन्वेस्टर डिडक्ट हो गया। अब आप ऊपर कैश फ्लो में यहां पे इंटरेस्ट भी कटौती कर दो और फिर डिस्काउंटिंग भी ऊपर से कर दो तो डुप्लीकेशन होगी ना, क्योंकि डिस्काउंटिंग टेक्स केयर ऑफ रिटर्न टू इन्वेस्टर। तो इसलिए हम कहते हैं फाइनेंसिंग कैश फ्लो यहां पे लेने की जरूरत हमें नहीं है। जी, एनी क्वेश्चन? कोई और सवाल यहां पे? अच्छा जी, एनपीवी और आईआरआर, एनपीवी और आर का मतलब हमने समझा। ये जनाब क्विकली इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज से गो थ्रू कर लें और नोट डाउन कर लें जिस पॉइंट पर क्वेरी पूछना चाहते हो। वंस यू हैव गॉन थ्रू ऑल द पॉइंट्स, फिर हम इन पे क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेते हैं। जी, any point which you think requires explanation? पॉइंट नंबर 4 के बारे में मैं थोड़ा सा आपको एलैबोरेट कर देता हूं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव। फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि आप जब भी फाइनेंसिंग से रिलेटेड कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, वो आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन है,
वो आपका फाइनेंस रेज करने के बारे में डिसीजन है, या वो डिविडेंड डिसीजन है। दीज आर 3 मेजर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिसीजन। आई रिपीट, इन्वेस्टिंग डिसीजन जिसपे हम बात कर रहे हैं अभी, फाइनेंसिंग डिसीजन आगे चल के हम सोर्सेज ऑफ कैपिटल, फाइनेंस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे बात करेंगे, और डिविडेंड डिसीजन वो भी कहीं हमारी डिस्कशन में आगे चल के आएगा। ये 3 मेजर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिसीजन होते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप जब भी कोई फाइनेंसिंग रिलेटेड डिसीजन ले रहे हो, आपका वाहिद मकसद होना चाहिए मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ। मकसद आपका होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, जिसको हम ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कह रहे हैं, दैट इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ। तो ये भी एक एनपीवी के क्रेडिट में बहुत बड़ा पॉइंट है कि एनपीवी आपसे कहती है कि वो प्रोजेक्ट चूज करो विच एड्स मोस्ट टू शेयर होल्डर्स वेल्थ। ए और बी में से हमने कौन सा चूज किया? ए। व्हाई? बिकॉज इट वाज एडिंग मोस्ट टू शेयर होल्डर्स वेल्थ। इसलिए हम कहते हैं कि एनपीवी के क्रेडिट पे एक बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि एनपीवी का डिसीजन रूल स्ट्रिक्टली इन लाइन विद ऑब्जेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट है। जो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव है, एनपीवी का डिसीजन रूल भी उसी तरफ हमें लेकर चल रहा है, हमारे ऑब्जेक्टिव की फुलफिलमेंट की तरफ चलता है ये टूल। ये इसकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है एनपीवी की, इसीलिए एनपीवी को टेक्निकली हम बेस्ट टूल भी कहते हैं। बेशक आपने आईआरआर का टूल पढ़ा हुआ है, अभी हम उसको भी डिस्कस करते हैं, वो भी डीसीएफ का टूल है, काफी हद तक वो डिस्काउंटेड कैश फ्लो बेस्ड ही है, लेकिन टेक्निकली बेस्ट टूल विल ऑलवेज बी एनपीवी। जी, एनी पॉइंट विच जो आपको लगे कि एक्सप्लेनेशन चाहिए? ये तो एक पॉइंट मुझे था कि मैंने आपसे शेयर करना था, आपके ज़हन में किसी पॉइंट पे एक्सप्लेनेशन चाहिए? जी बेटा। डिसएडवांटेज नंबर 2, रिक्वायर्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल टू बी नोन। जी, ये एक ड्रॉबैक है एनपीवी का कि एनपीवी टूल आपने अप्लाई करना है तो विदाउट कॉस्ट ऑफ कैपिटल का नॉलेज यू कैन नॉट अप्लाई दिस टूल। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला 20-25 घंटे पढ़ना है हमने, तो 20-25 घंटे कॉस्ट ऑफ कैपिटल के नॉलेज पे लगाओगे तो फिर एनपीवी के टूल में जो कुछ सीखा हुआ है तब इसको अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि एज अ फाइनेंस पर्सन आपने कैश फ्लोज भी फोकस करने हैं, और एज अ फाइनेंस पर्सन आपको अपनी कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कैलकुलेट करनी है। ओनली देन यू विल बी एबल टू अप्लाई एनपीवी टूल, क्योंकि एनपीवी टूल में आपको प्रोजेक्ट कैश फ्लोज को कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे डिस्काउंट करना है। एग्जामिनेशन में तो आपको अभी तक कैफ रेट में कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिवन होता था X%। इस चैप्टर की डिस्कशन में भी हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल अवेलेबल लिया करेंगे, जी X% कॉस्ट ऑफ कैपिटल है तो आगे एनपीवी कर लो। बट प्रैक्टिकली हम बात करें तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिटरमिन करना, कैलकुलेट करना, इट्स अ क्वाइट कम्बरसम जॉब। दैट्स व्हाई इट इज अ ड्रॉबैक ऑफ दिस टूल कि इस टूल के लिए हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल का नॉलेज भी चाहिए। तो ये टूल खुद एक है एडवांस टूल, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल मजीद एक कॉम्प्लेक्स टूल है जिसके बगैर ये टूल की एप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो दिस इज अ ड्रॉबैक। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी होगी ये इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर वेरी नहीं करता, ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करता है। ठीक है, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट यस इट विल वेरी, लेकिन किस तरह वेरी करेगा? जैसे मैं फिर बोल रहा हूँ 20-25 घंटे पढ़ेंगे, एनफ डिस्कशन विल हैव देयर कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे कैलकुलेट की जाती है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, किन फैक्टर्स के हिलने से ये हिलती है, काफी डिस्कशन इसमें होनी है हमारी। जी, लेकिन बेसिक चलें आपको थोड़ा सा बता दूं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टर को रिटर्न है ना, इन्वेस्टर की रिटर्न। तो इन्वेस्टर की रिटर्न, इन्वेस्टर किसी कारोबार से कितनी रिटर्न एक्सपेक्ट करेगा, दैट प्राइमरली डिपेंड्स ऑन द रिस्क इन्वेस्टर इज assuming. So if investor is investing, if the investor is financing a high risk project, Asulan he should demand higher rate of return. If an investor is financing a low risk project, he should be happy with the low return. रिस्क को रिटर्न का रिलेशनशिप होता है, तो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट इन्वेस्टर की रिटर्न की डिमांड वेरी करेगी, बट रिलेशनशिप डिटेल में जाके कॉस्ट ऑफ कैपिटल में पढ़ेंगे हम। जी अच्छा जी, ये समराइजिंग जो हमारी डिस्कशन हुई, इसको मैं समरी यहाँ पे इसलिए लाता हूँ कि आगे हम आईआरआर की डिस्कशन पढ़ने जा रहे हैं, और आईआरआर की डिस्कशन में अक्सर बच्चे एनपीवी और आईआरआर टूल को समहाउ कंफ्यूज थोड़ा करते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि एनपीवी आईआरआर पे मूव करने से पहले आप एनपीवी की डिस्कशन को फिर एब्जॉर्ब कर लो कि एनपीवी कैसे हम सॉल्व करते हैं, किसी प्रोजेक्ट की एनपीवी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। वही बातें जो सारी अभी हमने परफॉर्म की उनको समराइज करके हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, नथिंग न्यू। हम पहले ग्रेजुअली टूल्स की एप्लीकेशन भी सीखते जाएंगे, और साथ साथ हम कुछ जो कैलकुलेशंस हैं की मार्क्स जिनमें फॉल करते हैं उनको भी साथ साथ देखेंगे, क्योंकि टूल्स की एप्लीकेशन तो बड़ी सिंपल थी। जैसे अभी अपने एनपीवी का टूल देखा, कैश फ्लोज आपके पास हो तो एनपीवी कैलकुलेट करना इज ऐसे, डिसीजन मेकिंग इज लाइक ऐसे। मेजर मार्क्स बाय द वे किसी भी प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी में कैश फ्लोज बनाने के होते हैं। कैश फ्लोज जब बन जाए उस पर आप पे बैक पीरियड लगा लो, आप कैश फ्लो से प्रॉफिट कन्वर्ट करके एआरआर लगा लो,
आप कैश फ्लोज और कॉस्ट ऑफ कैपिटल अवेलेबल है, एनपीवी निकाल लो। सिमिलरली आईआरआर और अगले टूल भी ऐसे ही लगेंगे। मेजर मार्क्स किसी भी क्वेश्चन में होते हैं कहानी पढ़ के 1.5-2 सफ़े की सालाना कैश फ्लोज बनाने के। तो हम ग्रेजुअली सालाना कैश फ्लोज बनाना भी सीखेंगे, लेकिन शुरू हमने किया है अगर कैश फ्लो हमारे पास हो तो पेबैक कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर कैश फ्लोज हमारे पास हो तो प्रॉफिट्स और एआरआर कैसे आता है, अगर कैश फ्लोज हमारे पास हो तो एनपीवी कैसे आती है, अगर कैश फ्लोज हमारे पास हो तो आईआरआर कैसे निकालना है, वो करने जा रहे हैं। जैसे जैसे आगे चलेंगे कैश फ्लोज कैसे बनाने हैं वो भी स्किल साथ साथ हम ऐड करते जाएंगे। जैसे मैंने कहा ये काफी हमारा लेंथी टॉपिक है, आहिस्ता आहिस्ता इसके स्किल्स जो है हम ऐड करते जाएंगे और हमारा नॉलेज बेस ब्रॉड होता जाएगा। अच्छा जी, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, तो हम पहले एनपीवी की बात कर लें। एनपीवी की डिस्कशन में जाते हैं थोड़ी देर, बल्कि मैं पहले दोबारा आपको एनपीवी लाता हूं। हमने कहा था प्रोजेक्ट ए की बात करते हुए कि जब मैंने प्रोजेक्ट ए के कैश फ्लोज को प्रेजेंट वैल्यूज की कैलकुलेट की कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे जो कि 10% था, तो मेरी एनपीवी आई थी प्रोजेक्ट ए की पॉजिटिव 14.73। मैंने यहां पे कंक्लूड किया था प्रोजेक्ट फीजेबल है, इसको एक्सेप्ट कर लो। इसी एनपीवी को एक और अंदाज से भी इंटरप्रेट किया जा सकता है। कंक्लूजन तो हमारा ठीक यही था ना कि पॉजिटिव एनपीवी है, एक्सेप्ट कर लो क्योंकि नेट बेनिफिट्स आर मोर देन द इन्वेस्टमेंट। लेकिन इसी पॉजिटिव एनपीवी को एक और अंदाज से भी इंटरप्रेट किया जा सकता है, जो मैंने शायद बातों बातों में बोल दिया था, उस वक्त आपने पता रजिस्टर किया कि नहीं किया, कि प्रोजेक्ट 10% से ज्यादा रिटर्न दे रहा है। पॉजिटिव एनपीवी का मतलब है प्रोजेक्ट 10% से ज्यादा रिटर्न दे रहा है, क्योंकि इन्वेस्टर को 10% देने के बाद इन्वेस्टर को उसका असल प्रिंसिपल देने के बाद भी कुछ बचा ना, क्योंकि असल प्रोजेक्ट ने 10% से ज्यादा कमाया। सो यहां पे हम कंक्लूड कर सकते हैं प्रोजेक्ट्स रेट ऑफ रिटर्न इज ग्रेटर देन 10%। मैं इसकी बेसिस पे ये कंक्लूड कर सकता हूं। सिमिलरली अगर मैं किसी प्रोजेक्ट को डिस्काउंट करता 10% पे, लेट्स अज्यूम, और उसकी एनपीवी नेगेटिव आ जाती है, लेट्स अज्यूम इट इज -10, तो मैं कंक्लूड कर सकता था ना कि प्रोजेक्ट रेट ऑफ रिटर्न इज लेस देन 10%। ऐसे ही तो एनपीवी का टूल क्या है? प्रोजेक्ट कैश फ्लोज एस्टिमेट कीजिए, प्रोजेक्ट कैश फ्लोज को कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे डिस्काउंट कीजिए। कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे डिस्काउंट करने से जो एनपीवी का आंसर आए उसकी बेसिस पे यू कैन ड्रॉ द कंक्लूजन। जैसे इस केस में योर कंक्लूजन नंबर 1 इज बेनिफिट्स आर मोर देन द कॉस्ट, प्रोजेक्ट इज फीजिबल, एक्सेप्ट कर लीजिए। कंक्लूजन नंबर 2 इज प्रोजेक्ट्स रेट ऑफ रिटर्न इज ग्रेटर देन 10%। दिस इज कंक्लूजन नंबर 2। अगर आपने किसी प्रोजेक्ट को कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे डिस्काउंट किया, एनपीवी नेगेटिव आई, कंक्लूजन नंबर 1 इज benefits are less than the cost, so project is not feasible, it should be rejected. Conclusion number 2 is project's rate of return is less than 10%. ऐसे ही है। तो एनपीवी टूल हमें प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी या नॉन फिजिबिलिटी पे एडवाइस कर देती है। एनपीवी का टूल हमें यह बता देता है कि प्रोजेक्ट का रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है या कम है, यह बता देता है। लेकिन प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न है क्या, यह भी एक बड़ी की इंफॉर्मेशन होती है जो एनपीवी का टूल हमें नहीं देता। मतलब 10% से ज्यादा रिटर्न है, 12 है, 14 है, 15 है, 18 है। इन्वेस्टर बात ये भी जानना चाहते हैं, शेयर होल्डर बात ये भी जानना चाहते हैं कि प्रोजेक्ट क्या रेट ऑफर कर रहा है रिटर्न की। तो एनपीवी का टूल हमें प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न नहीं बताता। तो अगर हम प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न जानना चाहते हैं तो उसके लिए टूल यूज किया जाता है आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का टूल मेजर्स द रेट ऑफ रिटर्न ऑफ अ प्रोजेक्ट। ठीक है जी। अब रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट कैलकुलेट कैसे किया जाता है? हाउ डू वी कैलकुलेट आईआरआर? तो जैसे हमने बात की कि अगर एनपीवी पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न आर से ज्यादा है। अब यहां पे एक कैच कीजिएगा वर्ड, इधर मैं यूज कर रहा था वर्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल और यहां पे मैंने क्या कहा? आर। ठीक है। अब मैंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल को यहां से आर से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल हैज अ स्पेसिफिक मीनिंग। इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रिटर्न, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रिटर्न। तो बट वो अलग बात है कि एनपीवी के मेथड में इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज यूज्ड एज आर। ठीक हो गया, दैट इज यूज्ड एज आर। दोबारा यहां पे आइए, अगर हम प्रोजेक्ट कैश फ्लोज को आर पे डिस्काउंट करें और एनपीवी पॉजिटिव आए तो हमारा डिसीजन है प्रोजेक्ट रेट ऑफ रिटर्न इज ग्रेटर देन आर। अगर हम प्रोजेक्ट कैश फ्लोज को आर पे डिस्काउंट करें, एनपीवी नेगेटिव आती है तो हमारा कंक्लूजन होता है प्रोजेक्ट रेट ऑफ रिटर्न इज लेस देन आर। हम प्रोजेक्ट रेट ऑफ रिटर्न जानना चाहते हैं तो इसी डिस्कशन को कैरी करते हुए आगे चलिए। ऐसा रेट ढूंढ लीजिए जिस पे एनपीवी 0 आ जाए, ऐसा रेट ढूंढ लीजिए जिस पे एनपीवी 0 आ जाए, तो प्रोजेक्ट रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू आर। हमने कहा जी एनपीवी पॉजिटिव है
तो प्रोजेक्ट रेट ऑफ रिटर्न आर से ज्यादा है। एनपीवी नेगेटिव है तो प्रोजेक्ट रेट ऑफ रिटर्न आर से कम है। और अगर एनपीवी जीरो हो जाए तो इसका मतलब जिस रेट पे एनपीवी जीरो होगी प्रोजेक्ट रेट ऑफ रिटर्न उस रेट के बराबर होगा। तो अकॉर्डिंगली हम यहां पे कंक्लूड करते हैं कि आईआरआर जानने का तरीका क्या है, ऐसा रेट ढूंढ लो जिस पे एनपीवी जीरो आती है। तो वो जो रेट होगा ना वो रेट आपके प्रोजेक्ट का आईआरआर है। ठीक है, ऐसा रेट ढूंढो जिस पे आपकी एनपीवी जीरो आए, वो रेट आपका आईआरआर है। ग्राफिकली इस पॉइंट को मैं अगर एलैबोरेट करूं, लेट्स थिंक प्रोजेक्ट ए की ही कंटिन्यूएशन लेके चलते चले हैं। हमने प्रोजेक्ट ए को 10% पे डिस्काउंट किया, एनपीवी पॉजिटिव। ये ग्राफ है जिसमें एक्स एक्सिस पे डिस्काउंट रेट है, वाई एक्सिस पे एनपीवी आ रही है। हमने प्रोजेक्ट ए को 10% पे डिस्काउंट किया, एनपीवी पॉजिटिव है। हम उसको मे भी 15% पे डिस्काउंट करेंगे, शायद एनपीवी फिर पॉजिटिव है। 15% पे डिस्काउंट करेगा तो रिटर्न ज्यादा कटेगी ना, रिटर्न ज्यादा कटेगी तो अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर कम होता जाएगा, एनपीवी कम होती जाएगी ना। जैसे जैसे डिस्काउंट रेट बढ़ता है किसी प्रोजेक्ट का वैसे वैसे एनपीवी कम होती जाएगी लॉजिकली। आर वी फाइन? क्योंकि हायर डिस्काउंट रेट का मतलब हायर रिटर्न टू द इन्वेस्टर। हायर रिटर्न टू द इन्वेस्टर क्या मींस लोअर वैल्यू विल बी लेफ्ट फॉर द शेयर होल्डर। ठीक हो गया? तो जैसे जैसे डिस्काउंट रेट बढ़ा एनपीवी कम होती जा रही है, तो हिट एंड ट्रायल करते जाओ, कहीं ना कहीं तो एनपीवी जीरो हो जाएगी ना। दैट इज योर आईआरआर। ग्राफिकली आप देख सकते हो कि जैसे जैसे आप डिस्काउंट रेट बढ़ाओगे 10 से 11, 11 से 12, 12 से 14, 15, आपकी एनपीवी कम होती जाती है। हिट एंड ट्रायल से आप किसी ऐसे रेट पे पहुंच सकते हो जिसपे एनपीवी जीरो आएगी, वो रेट आपका प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न। तो ग्राफिकली दिस इज द डेमोन्स्ट्रेशन। अगर कोई रेट हम 20% से लेते हैं और एनपीवी नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न उस रेट से कम है। हमें ऐसा रेट ढूंढना है जिसपे एनपीवी जीरो आ जाए। अच्छा, अब एग्जाम में अब इतने हिट एंड ट्रायल हम लगा नहीं सकते। वैसे तो हमारे पास फाइनेंशियल कैलकुलेटर्स में ये फैसिलिटी होती है, आप कैश फ्लो फीड करो आईआरआर आ जाती है। मुझे लगता है आपको शायद जो साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड होते हैं एग्जाम में उनमें ये फंक्शन नहीं होता। यू आर नॉट अलाउड टू यूज फैक्टर। आल्दो कुछ बच्चे वो फंक्शन कैलकुलेटर ऐसा ले लेते हैं जिसमें जो अलाउड नहीं है, जिसमें आईआरआर की फैसिलिटी अवेलेबल होती है। साइंटिफिक कैलकुलेटर में भी आईआरआर की फैसिलिटी कुछ में होती है, फाइनेंशियल तो सब में होती है। फाइनेंशियल कैलकुलेटर एक स्पेशल कैलकुलेटर होता है जो यूजुअली सीएफए के स्टूडेंट्स को अलाउड होता है यूज करना, अलाउड नहीं है सीए के स्टूडेंट्स को। हमें इवन साइंटिफिक कैलकुलेटर भी वो अलाउड नहीं है जिसमें आईआरआर का फंक्शन हो, बट आईआरआर की फैसिलिटी कैलकुलेटर में अवेलेबल होती है। आईआरआर का फंक्शन हम स्प्रेडशीट्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में ये तीनों चीजें हमें अवेलेबल नहीं है, ना स्प्रेडशीट है, ना फाइनेंशियल कैलकुलेटर है, ना साइंटिफिक कैलकुलेटर विद आईआरआर फंक्शन हमें अलाउड है एग्जाम में। और इतना हमारे लिए टाइम नहीं होता कि 1-1% के वक्फे से हम हिट एंड ट्रायल करते जाए। एग्जाम में क्या रिक्वायर्ड है वो ये है, आप प्रोजेक्ट कैश फ्लोज लो, कोई से दो डिस्काउंट रेट सेलेक्ट कर लो, 5%, 10%, 10%, 20%, 5%, 20%, कोई से दो रेट सेलेक्ट कर लो। प्रोजेक्ट कैश फ्लोज को उन दो रेट्स पे डिस्काउंट करो, दो एनपीवीज आ जाती हैं। इंटरपोलेशन का फार्मूला है, ये आपको एस्टिमेटेड आईआरआर दे देता है। इंटरपोलेशन का फार्मूला आपको एस्टिमेटेड आईआरआर देता है और एग्जाम में आपको यही स्टेप्स डेमोन्स्ट्रेट करने के नंबर मिलते हैं। ठीक है, आपसे एग्जैक्ट आईआरआर क्या है वो एक्सपेक्टेड नहीं है, इन स्टेप्स की डेमोन्स्ट्रेशन एक्सपेक्टेड है आपसे। प्रोजेक्ट कैश फ्लोज लो, किसी दो रेट्स पे डिस्काउंट करके दो एनपीवीज निकालो और उन दो एनपीवीज को इस इक्वेशन में डाल के लोअर रेट प्लस एनपीवी एट लो रेट ओवर एनपीवी एट लो रेट माइनस एनपीवी एट हाई रेट मल्टीप्लाइड विद हाई रेट माइनस लो रेट, ये सारी की है। ये फार्मूला आपका अवेलेबल है पेज 23 की बॉटम पे। इस फार्मूला की मदद से आप एस्टिमेटेड आईआरआर लेते हो। इसको हम एस्टिमेट क्यों कह रहे हैं वो ये ग्राफ आपको बताता है कि आपकी इंटरपोलेशन से एस्टिमेट क्यों आ रहा है। लेट्स अज्यूम आपने जो दो रेट सिलेक्ट किए हैं वो एक ए है एक बी है। ए पे आपकी एनपीवी से पॉजिटिव आई है 75, बी पे आपकी एनपीवी नेगेटिव आई है 30। हम यहां पे परसेंटेज भी अज्यूम कर लेते हैं। मैं लेट्स अज्यूम करता हूं जी ए 10% है और बी 20% है। इस डाटा से हमें पता क्या लग रहा है, 10% पे एनपीवी पॉजिटिव आई 75, इसका मतलब प्रोजेक्ट की रिटर्न 10% से ज्यादा है। हमने दूसरा रेट ट्राई किया 20% पे एनपीवी नेगेटिव आ गई। नेगेटिव एनपीवी का मतलब क्या है कि प्रोजेक्ट की रिटर्न 20% से कम है। बेसिकली वो रिटर्न शायद एक्चुअली कहीं यहां पे फॉल कर रही है, क्योंकि ये ग्राफ जो होता है एनपीवी का विद आईआरआर ये कर्व शेप लेता है। लेकिन हमने कहा जी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि 11, 12, 14, 15 करके यहां पहुंचे। हमने एक ये रेट लिया 10%, इसकी एनपीवी निकाली, एक 20% का रेट लिया, उसकी एनपीवी निकाली, फिर इंटरपोलेशन का फार्मूला लगाया। इंटरपोलेशन का फार्मूला क्या करता है कि भाई अगर 10 पे पॉजिटिव 75 है, 20 पे नेगेटिव 30 है, तो जीरो कहां पे होगी? इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान स्ट्रेट लाइन खींचता है और ये आपको अंदाजन फिगर दे देता है, एस्टिमेटेड आईआरआर दे देता है। ठीक है, एंड दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। और आप यहां से खुद ही समझ सकते हो कि आपका एस्टिमेटेड आईआरआर का आंसर क्या होगा।
ये डिपेंड करेगा आप कौन से दो रेट सेलेक्ट करते हो। अगर आपने ये दो रेट सेलेक्ट किए तो आपकी स्ट्रेट लाइन यहां से कहीं गुजरेगी, आपका IRR ये आएगा। आपने कोई से दो रेट से एक ये सिलेक्ट किया है, एक ये सिलेक्ट किया है, तो आपकी लाइन कहीं और से गुजर रही होगी। ठीक है, डिपेंडिंग कि आप कौन से दो रेट सिलेक्ट करते हो, आपका IRR का एस्टीमेट वेरी करेगा, आपका IRR का एस्टीमेट वेरी करेगा। आंसर जरूरी नहीं आप सबका सेम आए, आंसर सेम IRR में तभी आता है जब दो रेट सिलेक्ट आपने सेम किया। और एग्जाम में हम कौन से दो रेट सिलेक्ट करते हैं ये मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है कि आप उन दो रेट्स को सिलेक्ट करके अगले स्टेप सही परफॉर्म कर दो मैथमेटिकली। ठीक है, कोई से दो रेट्स, दो एनपीवीज, इंटरप्रेशन का फॉर्मूला, IRR आ गया। सो कैलकुलेटिंग IRR क्या है, एंड IRR इज एन एस्टिमेट। इंटरप्रेशन से जो IRR मिला वो एस्टिमेट है, और एग्जाम में हमें एस्टिमेटेड IRR चाहिए। हम एक्चुअल IRR से यहां पे 15% है, हम 16 निकालें, हम 17 निकालें, हम 14.5 निकालें, जो मर्जी निकाल दें, एज लॉन्ग एज कैलकुलेशन ठीक है, वी गेट फुल बटा फुल मार्क्स। जी, एनी क्वेश्चन? आ जाए तो मैंने यहां पे किया ना, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही तो है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये जीरो है, ये पॉजिटिव जोन है, ये नेगेटिव जोन है, दोनों पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से मिला के लाइन खींच दी। ठीक है, दो पॉजिटिव भी आ सकती हैं, दो नेगेटिव भी आ सकती हैं, एक ये नेगेटिव आ जाए, एक ये नेगेटिव आ जाए, हो सकता है, बिल्कुल ऐसे हो सकता है। और हमें भी तीसरा चौथा रेट लगाने की जरूरत नहीं है, जो दो रेट्स हमने लिए, दो एनपीवी आ गई, खत्म हुई बात। क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव की बहस छिड़ती है तब डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि विच एस्टीमेट इज मोर एक्यूरेट। उसकी जब बात करें ना तो फिर बात आती है कि एस्टीमेट की एक्यूरेसी बढ़ जाती है अगर आप एक पॉजिटिव एनपीवी और एक नेगेटिव एनपीवी को इंटरपोलेट करें, एक्यूरेसी बढ़ जाती है। बट एग्जाम में हमें एक्यूरेट एस्टीमेट नहीं निकालना, हमें एस्टीमेट देना है। एक्यूरेसी और बढ़ जाती है जब आप दो रेट जिनको इंटरपोलेट कर रहे हैं उनमें गैप कम से कम हो, मतलब 10 और 20 की बजाय अगर आप 12 और 14 को इंटरपोलेट करें, अज्यूमिंग IRR 13 की रेंज में है, तो दैट विल गिव यू मोर एक्यूरेट एस्टिमेट। बट ये हमसे रिक्वायर्ड नहीं है, थ्योरेटिकल नॉलेज के लिए बता दिया मैंने आपको कि पॉजिटिव नेगेटिव एनपीवी से इंटरपोलेशन की एक्यूरेसी बढ़ती है, और दो रेट्स में गैप जितना कम होगा उससे भी एक्यूरेसी बढ़ेगी आपकी। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रेट वाला एनपीवी हो और एनपी वाला रेट हो और गैप कम से कम, एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। थ्योरेटिकली यू शुड नो, प्रैक्टिकली एग्जाम में कोई इसकी इंप्लीकेशन नहीं। कोई से दो रेट, दो एनपीवी, इंटरपोलेशन खत्म। जी, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? जी, इंटरपोलेशन मींस, हाँ ये भी अच्छा आपने सवाल पूछा, चलें अगेन फिर एकेडमिक रेलेवेंस नहीं है। इंटरपोलेशन का मतलब दो वैल्यूज के दरमियान तीसरी वैल्यू ढूंढना। फार्मूले से दो वैल्यूज के दरमियान तीसरी वैल्यू ढूंढना। जैसे हमने यहां पे एक ये एनपीवी उठाई, एक ये एनपीवी उठाई, और इन दोनों के दरमियान हमने ये तीसरी वैल्यू ढूंढी। 10% और 20% के दरमियान हमने 20% की वैल्यू ढूंढी। दिस इज इंटरपोलेशन। ठीक है कि जी अगर 10% पे पॉजिटिव एनपीवी है, 20% पे नेगेटिव एनपीवी है, तो जीरो कहां पे होगी? दिस इज मैथमेटिकल फंक्शन जो कि इंटरपोलेशन का फॉर्मूला परफॉर्म कर रहा है, दो के दरमियान वैल्यू ढूंढना। बाय द वे, मैंने एक एग्जांपल जो आपको ये दी थी कि भाई एक रेट अगर ये है और दूसरा ये है, से एक रेट आपने लिया, आई एम जस्ट अज्यूमिंग, से 8%, दूसरा रेट आपने लिया से 12%, तो 8 और 12 की वैल्यूज को लेके आपने जो आंसर निकाल रहे हो मे भी 14 निकाल रहे हो। दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रापोलेशन। दो वैल्यूज के रेंज से बाहर तीसरी वैल्यू ढूंढना, दिस इज टेक्निकली कॉल्ड एक्स्ट्रापोलेशन, ऑल्दो वी आर यूजिंग द सेम फार्मूला। ठीक है, वी यूजिंग द सेम फार्मूला, वेदर वी आर डूइंग इंटरपोलेशन और वी आर डूइंग एक्स्ट्रापोलेशन, वी यूज द सेम फार्मूला। बट एकेडमिकली यू शुड नो कि 10 और 20 के दरमियान की वैल्यू ढूंढ रहे हो, दिस इज इंटरपोलेशन। 8 और 12 से बाहर वैल्यू ढूंढ रहे हो, तो दिस इज एक्स्ट्रापोलेशन। जी, एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, IRR की कैलकुलेशंस के लिए हमारे पास एग्जाम्पल 10 एंड 11 हमारे पास अवेलेबल हैं जी। इलस्ट्रेशन 10 एंड 11। तो इलस्ट्रेशन 10 एंड 11 को मैं आपके सामने, बड़ी सिंपल इलस्ट्रेशन हैं, हम ये डाटा जी हमारे पास, इसको हम इधर ही सॉल्व करते हैं। इलस्ट्रेशन 10 हमारे पास आ रही है जी पेज नंबर 24 पे। ये जी इलस्ट्रेशन 10 आ गई। हम इसको यहीं पे ही सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि फॉर्मेट बना हुआ है, तो इसी फॉर्मेट को हम पॉपुलेट कर लेते हैं। ठीक है जी, तो हमें प्रोजेक्ट ए के ही कैश फ्लोज दिए गए हैं, वी आर फेमिलियर विद द कैश फ्लोज, और हमें दो रेट सेलेक्ट करके बता दिए गए हैं। हम क्लास में जो एक्टिविटी किया करेंगे ना, हम दो रेट मैं आपको सेलेक्ट करके दे दिया करूंगा ताकि सबका आंसर सेम आ जाए और हमारी जरा एक्यूरेसी चेक हो जाएगी कैलकुलेशन की। तो यहाँ पे मैं दो रेट सेलेक्ट करके दे दिए गए हैं, 15 है और 20 है। अब हमने दोनों रेट्स के डिस्काउंट फैक्टर लाने हैं,
दोनों रेट्स की प्रेजेंट वैल्यू और फिर एनपीवीज कैलकुलेट करनी है एंड देन फाइनली इंटरप्रिटेशन का फार्मूला लगाना है। तो जनाब ये कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए चलते हैं हम। मैं इसकी कैलकुलेशन आपके साथ मिलकर करता हूं। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के लिए हम टेबल खोलते हैं। एक फैक्टर 15% है, इन्वेस्टमेंट को तो डिस्काउंट करना ही नहीं है, इसको तो 1 से मल्टीप्लाई कर देना जी। तो 15% 1 ईयर 0.870, टेबल को देखते जाइए। 15% 2 ईयर 0.756, 15% 3 ईयर 0.658, 4 ईयर 0.572, 5 ईयर 0.497। दूसरा फैक्टर 20% है, 20% 1 ईयर 0.833, 2 ईयर 0.694, 3 ईयर 0.579, 4 ईयर 0.482, 5 ईयर 0.402। लीजिए जी, हर कैश फ्लो को उसके रेलेवेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कीजिए और प्रेजेंट वैल्यू लेके आइए। तो जनाब ये आई वैल्यू 90। जी 90 नेगेटिव। नेक्स्ट वैल्यू 42.87, 34.78, 22.68, 13.15, 11.44, 11.9, 3.98 पॉजिटिव। इट मीन्स प्रोजेक्ट IRR इज ग्रेटर देन 15%। 20% में हम जाते हैं तो 20% पे भी हम ये वैल्यूज दोबारा कैलकुलेट करते हैं डिस्काउंटिंग। 90 मिलियन नेगेटिव, 33.33 पॉजिटिव, 20.83, 11.57, 9.65, 9.65, 4.97 नेगेटिव एनपीवी। इसका मतलब प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न 20% से कम है। इंटरपोलेशन फार्मूला में आते हैं। लोअर रेट 15% प्लस एनपीवी एट लो रेट 3.98 माइनस एनपीवी हाई रेट इज आल्सो माइनस, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाता है इस केस में, इंटू 20 माइनस 15। लीजिए जी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हमारा IRR क्या आ रहा है जी? 17.22%। दिस इज IRR ऑफ प्रोजेक्ट ए। IRR ऑफ प्रोजेक्ट ए 17.22%। प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न कैसे मेजर करते हैं हम? प्रोजेक्ट ए का रेट ऑफ रिटर्न 17.22% है। एनी क्वेश्चन? अच्छा, इसी अंदाज में हम एक्टिविटी रिपीट करते हैं। इलस्ट्रेशन 11 में प्रोजेक्ट बी का IRR निकालने के लिए चलते हैं। तो यहां पे दो रेट्स हमें दिए गए हैं, 10 और 20, और प्रोजेक्ट बी की एनपीवी एट 10% ऑलरेडी हमने निकाली थी 6.66, अभी निकाली थी ना थोड़ी देर पहले, 6.66 पॉजिटिव। तो ये तो आपको मैंने यहाँ पे मिल गई, ये हमारे पास अवेलेबल है, पीछे इलस्ट्रेशन से आ रही है। अब इसमें 20% के डिस्काउंट फैक्टर कॉपी कीजिए और इसकी एनपीवी है 20%, बताइए क्या आती है जी? 20% के डिस्काउंट फैक्टर अगर आपने लेने हैं तो यहाँ से आप क्विकली कैप्चर कर सकते हैं। इन केस आपकी एक्सेस में नहीं है डिस्काउंट टेबल तो यहाँ से 20% के डिस्काउंट फैक्टर कैप्चर कीजिए और मुझे प्रोजेक्ट बी की 20% पे एनपीवी बताइए क्या है। मुझे एनपीवी बता दिए पहले 20% पे 1.70। दिस इज एनपीवी एट 20%। ये भी पॉजिटिव है, इसका मतलब प्रोजेक्ट का IRR 20 से ज़्यादा आना चाहिए और ये ज़्यादा ही आएगा जब आप वैल्यू फीड करते हैं। यहाँ पे 10
प्लस 6.66 6.66 माइनस 1.7, अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस नहीं होने जा रहा, ठीक है, ये सिर्फ चेंज आया यहाँ पे, इंटू 20 माइनस 10, सो आंसर इज 23.43। प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न, प्रोजेक्ट बी का रेट ऑफ रिटर्न 23.43। जी, IRR की कैलकुलेशन में कोई इशू? प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न कैसे कैलकुलेट किया जाता है? प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करने का तरीका है, ऐसा रेट ढूंढो जिस पे प्रोजेक्ट की एनपीवी 0 आए, वो रेट प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न है। प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न जानने का तरीका, ऐसा रेट ढूंढो जिस पे एनपीवी 0 आए, वो रेट प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न है। वो रेट ढूंढना कैसे है, वो सारी कहानी है। दो रेट सेलेक्ट करो, दो रेट्स पे दो प्रोजेक्ट की एनपीवी लो, फिर इंटरपोलेशन का फार्मूला लगाओ, IRR आ गया। जी, एनी क्वेश्चन? IRR की कैलकुलेशन पे कोई सवाल? प्रोजेक्ट ए का IRR आ गया जी 17.22 और प्रोजेक्ट बी का IRR आ गया 23.43। अब हम बात करते हैं डिसीजन रूल की। डिसीजन रूल IRR का क्या है, उसी अंदाज में पहले फिजिबिलिटी पे बात कर लेते हैं। फिजिबिलिटी का डिसीजन रूल है, इफ प्रोजेक्ट्स IRR इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एक्सेप्ट अ प्रोजेक्ट। इफ प्रोजेक्ट्स IRR इज लेस देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, रिजेक्ट अ प्रोजेक्ट। वेरी लॉजिकल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल से मुराद इन्वेस्टर क्या डिमांड करता है और प्रोजेक्ट ऑफर कर रहा है, ठीक है। तो जैसे हमारे दोनों प्रोजेक्ट्स के केस में कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% था, तो दोनों ही प्रोजेक्ट फीजेबल है, क्योंकि प्रोजेक्ट ए ऑफर कर रहा है 17.22% और प्रोजेक्ट बी ऑफर कर रहा है 23.43%। दोनों का रेट 10% से ज्यादा है, दोनों प्रोजेक्ट फीजेबल है। तो प्रोजेक्ट फीजिबिलिटी टेस्ट करनी है। इन्वेस्टर क्या मांगता है, प्रोजेक्ट क्या ऑफर कर रहा है। इन्वेस्टर क्या मांगता है, प्रोजेक्ट कर रहा है, दोनों प्रोजेक्ट फीजिबल है। तो फिजिबिलिटी का रूल हो गया जी। अगर प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा रिटर्न दे रहा है, दैट एडिशनल रिटर्न विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स इंक्रीज इन शेयर होल्डर्स वेल्थ। हम ये नहीं कहेंगे कि 7.22% इजाफा आया शेयर होल्डर्स वेल्थ में, हम ये कहेंगे कि जो एडिशनल रिटर्न है दैट विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स इंक्रीज इन शेयर होल्डर्स वेल्थ। यहां पे एडिशनल रिटर्न विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स इंक्रीज इन शेयर होल्डर्स वेल्थ, क्योंकि आपने ख्याल रखना है ये रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट है और परसेंटेज है। परसेंटेज रिलेटिव मेजर होता है और परसेंटेज किसकी है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट की। इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट 90 मिलियन है, इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट 20 मिलियन है, ठीक है। अच्छा जी, कंपैरिजन रूल। IRR मेथड के तहत प्रोजेक्ट विद हायर रेट ऑफ रिटर्न इज बेटर। जो प्रोजेक्ट हायर रेट ऑफ रिटर्न दे रहा है वो बेहतर है। तो भाई ए और बी हैं तो दोनों फीजेबल, लेकिन बेहतर प्रोजेक्ट तो बी है, क्योंकि बी की रिटर्न ए से ज्यादा है। IRR मेथड के तहत बी इज बेटर, प्रोजेक्ट ऑफरिंग हायर रेट ऑफ रिटर्न इज बेटर। ठीक हो गया जी। IRR की कैलकुलेशन भी होगी और IRR का डिसीजन रूल भी। IRR का हमने डिस्कस कर लिया, कंपैरिजन का भी, फिजिबिलिटी रूल का जी। कोई क्वेश्चन? अच्छा जी, एक इलस्ट्रेशन 12 है, ये आपकी क्लास एक्टिविटी है, तो इसका भी IRR मुझे कैलकुलेट करके दीजिए। इसमें चलें, इसमें थोड़ी सी गाइडलाइन और भी डिस्कस कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन 12 में हमसे कहा क्या जा रहा है जी, आपको कहा जा रहा है कैलकुलेट IRR ऑफ द प्रोजेक्ट एंड एडवाइज ऑन द फिजिबिलिटी इफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 12%। अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% है तो IRR कैलकुलेट करके प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी पे एडवाइस कीजिए। ये जी प्रोजेक्ट डाटा है जिसमें 500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है, लाइफ उसकी 5 साल है, जिसके बाद रेजिडुअल वैल्यू 5 साल बाद 75 आएगी और एनुअल कैश फ्लोज फ्रॉम प्रोजेक्ट आर एज अंडर। ये गालबन इसके ऑपरेटिंग कैश फ्लोज हैं, ठीक है जी। हमसे कहा गया है IRR बताइए। एक जनरल गाइडलाइन है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जनरल गाइडलाइन है कि अगर आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिवन है इस केस में जैसे 12%, तो एक रेट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल से नीचे ले लीजिए, एक रेट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ऊपर ले लीजिए। मे बी दो रेट्स आपके यहाँ पे, एक 5% ले लीजिए, एक 15 ले लीजिए, या 15 छोड़िए 20 ले लीजिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। एक गाइडलाइन है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्वेश्चन में गिवन हो तो एक रेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल से नीचे, एक रेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ऊपर, और रेंज बढ़ा के हम ले लेते हैं। 12 से नीचे हम दूर दराज 5 ले लेते हैं और 12 से ऊपर दूर दराज हम 20 ले लेते हैं। ये दोनों में टेबल में अवेलेबल है ना, तो हम टेबल को यूज करेंगे। और डोंट फॉरगेट टू इंक्लूड दीज टू कैश फ्लोज
इन एनपीवी कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये वाला जो कैश फ्लो है ये तो 5 साल बाद ही है, इसको तो आप इसमें ऐड कर लेंगे, इकट्ठा एक्यूमुलेट कर लेंगे। ये इन्वेस्टिंग है ना, ये ऑपरेटिंग है, इसमें ऐड कर लें, और ये इन्वेस्टमेंट है, जीरो में शो करेंगे। तो कैश फ्लोज बनाइए, 5% और 20% दो रेट मैंने आपको दे दिए, इन दो रेट्स को लेके इसको IRR कैलकुलेट कीजिए। इलस्ट्रेशन 12 IRR बताइए। आप बल्कि काम कीजिएगा, पहले दोनों की मुझसे एनपीवी शेयर कर लीजिएगा, 5% की एनपीवी क्या है, 20% की एनपीवी क्या है, फिर मुझसे IRR शेयर कर लीजिए क्या क्या आती है आपका। फाइव परसेंट पे पॉजिटिव है जी 70.83। वेरीफाई कीजिएगा ये कैलकुलेशन जी। 121 माइनस 121 पॉइंट समथिंग, 2 डेसिमल तक, मिलियन में डाटा ना तो 2 डेसिमल तक लिखना इज अ गुड प्रैक्टिस। मिलियंस में वैल्यूज हों तो 2 डेसिमल में लिखना इज गुड प्रैक्टिस। मतलब मुझे लगता है वी शुड ट्राई टू फॉलो गुड प्रैक्टिस। अनलेस मिलियन हज़ारों मिलियन में है तो फिर शायद डेसिमल ना लिखें, लेकिन ये 10, 20, 50 मिलियन तक बात हो, 100 मिलियन तक बात हो तो 2 डेसिमल में लिखना इज गुड प्रैक्टिस। आपकी डाटा की एक्यूरेसी थोड़ी बेहतर रहती है। ये एनपीवी 20% की थी 121.00। अच्छा, राउंड ऑफ करके आपने निकाली। चलें, जो 2 डेसिमल पे वर्किंग कर रहे हैं उनका आंसर आने दें पहले। जी 20% की एनपीवी 121.01 नेगेटिव एंड IRR इज 10.59%। हमसे कहा गया था IRR 2 यूज़ करके प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी पे एडवाइस कीजिए। तो IRR आई 10.59 विच इज़ लेस दैन कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ 12%, सो प्रोजेक्ट इज़ नॉट feasible। हमारा टारगेट रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 12%, प्रोजेक्ट इज ऑफरिंग ओनली 10.59%, सो प्रोजेक्ट इज नॉट feasible। This calculate IRR and advise on the feasibility. So this is IRR and this is the feasibility. जी, any question? कोई सवाल? अच्छा जी, इसके भी जरा एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को गो थ्रू कर लें। IRR के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस गो थ्रू कीजिए। कोई पॉइंट जो समझ नहीं आता पूछिए, लिस्ट अभी मार्क कर लीजिए सारे पॉइंट्स पढ़ने के बाद। देन वील हैव क्वेश्चन आंसर सेशन 1 by 1। रीड थ्रू ऑल द पॉइंट्स और फिर बात करेंगे 1 by 1।
जी जनाब, यू कैन हैव स्टार्ट हैविंग क्वेश्चंस। डिसएडवांटेज नंबर 4 जी, और जी हाईलाइट करवा दिए फिर मैं इकट्ठे सबको। इसका पॉइंट नंबर 5 भी ठीक हो गया जी। और जी 4 और 5 इसके अलावा चलें जी, यही 2 पॉइंट्स अगली हमारी स्लाइड्स पे कवर हो रहे हैं। ये पहले कॉन्फ्लिक्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है जी। तो कॉन्फ्लिक्ट, अभी आपने प्रोजेक्ट ए और बी को देखा। कॉन्फ्लिक्ट के बारे में ख्याल कीजिए, जब एक्सेप्ट और रिजेक्ट की बात हो रही है ना, मतलब फिजिबिलिटी की बात हो रही है, तो फिर तो आईआरआर और एनपीवी गिव्स सेम डिसीजन, देयर इज नो नेवर कॉन्फ्लिक्ट। जब बात हो रही है फिजिबिलिटी ऑफ अ प्रोजेक्ट, वेदर प्रोजेक्ट इज फिजिबल और नॉट, देयर विल नेवर बी अ कॉन्फ्लिक्ट। दोनों टूल सेम आंसर देते हैं। कॉन्फ्लिक्ट कहां पे आ सकता है? हाउएवर इन मेकिंग चॉइस बिटवीन टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट, आईआरआर माइट गिव अ डिसीजन इन कॉन्फ्लिक्ट विद एनपीवी। जरूरी नहीं कि हमेशा दे सकती है। जैसे हमारे केस में प्रोजेक्ट ए और बी का हमने एनालिसिस किया था, तो हमने देखा था प्रोजेक्ट ए की एनपीवी 10% कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे ज्यादा थी, प्रोजेक्ट बी की एनपीवी कम थी। तो एनपीवी के रूल ने कहा कौन सा प्रोजेक्ट बेहतर है? जिसकी एनपीवी ज्यादा है। फिर हमने आईआरआर कैलकुलेट की दोनों प्रोजेक्ट की, तो प्रोजेक्ट ए की आईआरआर आई 17.22, प्रोजेक्ट ए की आईआरआर आई 17.22 और प्रोजेक्ट बी की आईआरआर आई 23.43। और आईआरआर के रूल ने कहा प्रोजेक्ट बी इज बेटर, प्रोजेक्ट बी की आईआरआर ज्यादा है ना, तो आईआरआर का प्रोजेक्ट बी इज बेटर। दिस इज अ कॉन्फ्लिक्ट। कंपैरिजन में कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, जैसे यहां पे आ गया, यहां पे कॉन्फ्लिक्ट आ गया कि एनपीवी कह रही है प्रोजेक्ट ए बेहतर है क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे प्रोजेक्ट ए की एनपीवी ज्यादा है। आईआरआर देखा हमने तो ए की आईआरआर कम है, बी की आईआरआर ज्यादा है। आईआरआर का टूल कहता है प्रोजेक्ट बी बेहतर है। दिस इज अ कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन। तो कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, मैं बार बार बोल रहा हूं, यहां पे कभी भी नहीं आएगा। ऑलवेज गिव सेम डिसीजन, सेम डिसीजन। फिजिबिलिटी में सेम डिसीजन, कंपैरिजन में व्हाइल चूजिंग बिटवीन ए और बी देयर माइट बी अ कॉन्फ्लिक्ट। अब वो कब कॉन्फ्लिक्ट आएगा कब नहीं आएगा इसकी बारीकी में हम नहीं जाते, उसका भी एक गाइडलाइन प्रिंसिपल है, बट अगेन दैट इज नॉट रेलेवेंट टू अस। फिलहाल हमारे लिए यही काफी है जितना यहां पे लिखा हुआ है। हाँ, ये एक और पॉइंट हम यहां पे जरूर ऐड करना चाहेंगे कि अगर कॉन्फ्लिक्ट आ जाए तो किसकी बात माने भाई? तो अगेन रूल इज वेरी सिंपल, द बेटर टेक्निक, द बेस्ट टेक्निक एनपीवी की बात मानेंगे। अगर कॉन्फ्लिक्ट आएगा कभी एनपीवी और आईआरआर में, तो फाइनल डिसीजन गिवन बाय एनपीवी विल बी टेकन, विल बी फॉलोड। जी, एनी क्वेश्चन? तो ये कॉन्फ्लिक्ट वाला मामला डिस्कस हो गया। इसके बाद दूसरा इशू था जी, नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लोज मे गिव राइज टू मल्टीपल आईआरआर। तो इसके लिए हमें नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लोज का मतलब समझना। आल्दो बातों बातों में कई दफ़ा आप लोगों ने इसका इजहार किया हुआ था, लेकिन अब उसको प्रॉपर टर्म के साथ देख लीजिए। नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लोज क्या होते हैं कि जब एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट हो गई और उसके बाद रिटर्न शुरू हो जाए, जैसे यहां पे इस प्रोजेक्ट इलस्ट्रेशन 12 में 500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट हो गई, तो उसके बाद रिटर्न शुरू होगी अगले साल से, और एक बार रिटर्न शुरू होने के बाद फिर अगर इन्वेस्टमेंट आ जाए तो इसको कहते हैं नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लोज। कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं, हम सबको पता है, कि जिसमें एक दफा रिटर्न शुरू होने के बाद लेटर ऑन फिर कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट आ जाती है। एज अ रिजल्ट नेट कैश फ्लो नेगेटिव हो जाता है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट आ जाना का मतलब नॉन कन्वेंशनल नहीं है। नेट कैश फ्लो कैपिटल प्लस ऑपरेटिंग का टोटल नेगेटिव हो जाए, ये नॉन कैश फ्लो बने हैं, नॉन कन्वेंशनल बने हैं। अगर पॉजिटिव था 170 ऑपरेटिंग, 20 मिलियन का कैपिटल आ भी गया, नेट 150 पॉजिटिव रह जाता, तो ये नॉन कन्वेंशनल नहीं हुआ, ये कन्वेंशनल ही रहा है। नॉन कन्वेंशनल कब है? जब ये फाइनल कॉलम में नेगेटिव वैल्यू आगे चल के आ जाए। तो जनाब नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लोज हैं, तो आईआरआर का टूल जो थोड़ा सा वो घबरा जाता है, इस तरह के डाटा को हैंडल बात का नहीं कर पाता बेहतर अंदाज में, और उसका ग्राफ जो आपको समझाया गया था ना, जो इनिशियली ऐसे था और एक्स एक्सिस को सिर्फ एक जगह क्रॉस कर रहा था, वो ग्राफ ऐसे बन जाता है, और एक्स एक्सिस को 2 जगह क्रॉस कर जाता है। तो नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लो का ग्राफ नॉर्मल नहीं रहता, अब नॉर्मल हो गया। टेक्निक टूल के हाथ पैर फूल गए, 2 जगह इसने जीरो, डिस्काउंट रेट 2 जगह जीरो हो गया, इधर भी जीरो इधर भी जीरो। अब कौन सा आईआरआर ठीक है? क्वेश्चन मार्क। सो इसलिए जनरली कहा जाता है, अगर आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी कर रहे हो जिसके कैश फ्लोज नॉन कन्वेंशनल हैं,
तो उसके लिए IRR को इस्तेमाल ना करें, क्योंकि IRR विल नॉट गिव यू रिलायबल रिजल्ट। कन्वेंशनल कैश फ्लोज में NPV और IRR दोनों टूल्स को साइड बाय साइड यूज करके अपने डिजायर्ड इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो, क्योंकि आपको NPV पे इंफॉर्मेशन भी चाहिए हो सकती है किसी डायरेक्टर के लिए, किसी डायरेक्टर आपका कोई IRR की वैल्यू में इंटरेस्टेड हो सकता है, तो आप NPV का टूल भी अप्लाई करें, IRR का टूल भी अप्लाई करें, दोनों की वैल्यू शेयर कीजिए अपनी कैपिटल बजटिंग कमेटी से। लेकिन नॉन कन्वेंशनल कैश हो तो ख्याल रखना है, फिर IRR का टूल अप्लाई नहीं करना, बिकॉज दैट मे गिव यू मिसलीडिंग रिजल्ट। ठीक है जी, ये मल्टीपल नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लोज क्या है और मल्टीपल IRR का प्रॉब्लम क्या है। अगेन इसका प्रूफ हमारे स्कोप में है, थ्योरेटिकली वी शुड नो कि ये इशू है क्या, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। जी कोई सवाल? अच्छा, यहां पे मैं फिर एक आपको तवज्जो दिला दूं, अभी हम बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं और हमारी नॉलेज बेस बहुत ज्यादा है BFD में, जो हमें जिस होना है, और ये नॉलेज बेस आपको मे भी पहली बात तो लेक्चर में ही एब्जॉर्ब करने में बात का चैलेंज होता है, क्योंकि हम वी अंडरस्टैंड कि आप सारा ऑफिस वर्क करके आ रहे होते हैं, प्रेशर्स होते हैं, वर्क प्रेशर्स भी होते हैं, एब्जॉर्ब करना चैलेंज होता है, लेकिन आपने यहाँ पे एब्जॉर्ब कर भी लिया। अगर फ्रीक्वेंटली, जैसे मैंने कहा था, रेगुलर बेसिस पर रिवीजन नहीं चल रही, डेली वीकली मंथली प्लान नहीं आपका रिवीजन का एक टॉपिक पे, तो ये चीज़ें स्लिप आउट होना शुरू होती हैं वापस, और लास्ट मंथ में फिर दोबारा इनको रीगेन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वॉल्यूम हमारा बहुत ज़्यादा है और डेप्थ भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वॉल्यूम और डेप्थ दोनों ज़्यादा होने वाली हैं, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक चीज़ को सीखें तो उसकी ग्रिप फिर लूज ना करें। आपने आज सीखी है, आज ही या कल ही में जाके इसको जरा कंफर्म कीजिए, और फिर वीकेंड पे सेकंड रिवीजन इसको देके थोड़ी सी इसको अपनी मेमोरी में इसकी जरा स्टे बढ़ाइए, फिर मे बी फोर्टनाइटली या मंथ एंड पे फिर एक आध दिन लगा के पिछला सारा कवर अप करते जाइए। जब तक आप इस तरह रोल फॉरवर्ड नहीं करते रहेंगे अपने रिवीजन्स को, बल्कि इसको हम कहते होते हैं हुफाज की ज़बान में, अगर आप में से किसी ने हिफ्ज़ किया या हाफिज से ताल्लुक़ रहा है, तो उनकी ज़बान में तीन चीज़ें चलती हैं, एक होता है सबक, एक होता है सबकी, और एक होती है मंजिल। तो ये सबक, सबकी, मंजिल तीनों साथ चलेंगे तो सब्जेक्ट तैयार होता है। सबक क्या होता है? आज जो पढ़ा उसको जाके पढ़ना। सबकी क्या होती है? गालबन पीछे 10, 15, 20 दिन का काम, या पिछला जो पारा चल रहा है वो पारा शुरू से लेकर एंड तक पढ़ना, तो आप समझो चैप्टर जो चल रहा है उसको शुरू से एंड तक पढ़ना। हुफाज आर रिक्वायर्ड टू मेमोराइज सबक डेली, they are required to revise सबकी daily, then there comes the मंजिल is whole previous syllabus। तो आपको इस अंदाज में लेकर चलना है अगर आप ग्रिप में रखना चाहते हैं सब्जेक्ट को। रोज का काम रोज, फिर मे भी वीकेंड पे सबकी वाला काम रख लो, और मे भी फिर मंथ एंड पे मंजिल वाला काम रख लो, पूरे महीने का काम रिवाइज कर लिया। इस तरह लेकर चलोगे तो ही सब्जेक्ट ग्रिप में रहेगा, अदरवाइज यू विल स्टार्ट लूजिंग द मेमोरी ऑफ द टॉपिक्स एंड द प्रिंसिपल, और एक बार लूज होगी तो फिर ग्रिप लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे मैं ये भी बता दूं कि अगर किसी वजह से आपका कोई गैप आए, क्लास छूटे, फौरन कवर करके क्लास में बैठना, क्योंकि अगली क्लासेस से फिर आपकी चीज़ें छूटनी शुरू हो जाएंगी। और ये आल्दो विल ट्राई, मैं ये भी कम्युनिकेशन हुई नहीं है, लेकिन जैसे मैंने कहा था कि हम जल्दी आपको LMS एक्सेस भी आप लोगों को, फिजिकल स्टूडेंट्स को भी दे देंगे। लेकिन एक बड़ा नोन फैक्ट है, एक एनालाइज्ड स्टैटिस्टिकली प्रूवन चीज़ है कि ऑनलाइन की एक्सेस जिन बच्चों को मिलती है, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, हम तो नेक नीयति से ही देते हैं अदारे, या बच्चे जो ऑनलाइन में ज्वाइन करते हैं उनमें तो खैर हमारा अख्तियार ही नहीं है, आपको तो हम नेक नीयति से ऑप्शन देने जा रहे हैं इंशाअल्लाह। तो जो ऑनलाइन बच्चा पढ़ रहा होता है उसके ज़्यादातर लेक्चर्स के व्यूज़ लास्ट मंथ में कहीं जाके फॉल कर रहे होते हैं, फर्स्ट टाइम व्यूज़ लास्ट मंथ में आ रहे होते हैं। तो फर्स्ट टाइम व्यूज़ जब आपने लास्ट मंथ या सेकेंड लास्ट मंथ में देखे हैं, तो फिर रिवीजन और प्रैक्टिस और बार बार रिवीजन, 4-5 रिवीजन जो हम बात करते हैं वो कहाँ रह गई, रिजल्ट कहाँ से निकल रहा है। तो समहाउ ये एक लैग आ जाता है, जो कि फिजिकल क्लासेस में आने का एक बहुत बड़ा एक एडवांटेज है कि आपको सेल्फ रेगुलेट नहीं करना पड़ता, इदारे की तरफ से आप टीचर की तरफ रेगुलेट हो रहे होते हो, रेगुलर हो रहे होते हैं। जब आप ऑनलाइन पे शिफ्ट होते हो तो आपको सेल्फ रेगुलेशन करनी पड़ती है, सेल्फ डिसिप्लिन करना पड़ता है, जिस पे अनफॉर्चुनेटली आजकल की नस्लों का कंट्रोल बड़ा कम है। हमारे ज़माने में फिर थोड़ा सा सेल्फ डिसिप्लिन था, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस बहुत कम थी। अब डिस्ट्रैक्शन इतनी ज़्यादा है कि वी बीइंग सीनियर प्रोफेशनल, हम बात कर डिस्ट्रैक्ट हुए पड़े होते हैं, तो आप एज अ स्टूडेंट हो वी कैन अंडरस्टैंड योर पोजीशन। तो कोशिश कीजिए जितनी कम से कम डिस्ट्रैक्शंस आपके इर्द गिर्द आएँ, जितना उनको दूर से दूर अपने रख सकें उतना बेहतर है, उतना आपका स्टडीज़ के लिए बेहतर है, क्योंकि ये बड़ा क्रिटिकल टाइम होता है। इस टाइम में अगर आप डिस्ट्रैक्शंस ने आपने डिस्ट्रैक्शंस को अलाउ किया आपको डिस्टर्ब करना, तो आपका स्टडी कैरियर एट स्टेक आ जाता है, क्योंकि हर काम की एक एज होती है। और मुझे जैसे पढ़ाते हुए, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था 2008-9 में सी फाइनल्स को, मुझे क्वालिफाई किए हुए तकरीबन उस वक्त 9-10 साल हो चुके थे। तो मुझे क्वालिफाई किया 9-10 साल हुए थे, और आई रिकॉल कि मैंने अपनी टीचिंग कैरियर के शुरू के सालों में अपने फर्म के 3-3, 4-4 साल सीनियर लोगों को पढ़ाया। मतलब मेरी फर्म में मुझसे 4 साल सीनियर होते थे, और मेरे क्वालिफाई करने के 10, 11, 12, 13 साल बाद वो मुझसे पढ़ने आए। मतलब टाइम गुजर गया तो फिर वो गुजर जाता है, क्वालिफाई नहीं कर पाता। मेरे कितने ही सीनियर्स हैं जो क्वालिफाई
नहीं कर पाए, उनको फातिहा पढ़नी पड़ी अपनी क्वालिफिकेशन पे और एज अ फाइनलिस्ट ही वो अपना कैरियर लेकर चलते रहे। तो यू आर ऑल आर एट अ वेरी राइट एज, इसी एज में while staying in the professional firm, you have a very bright chance of getting qualified। ये भी चीज़ देखी गई है कि जो लोग इंडस्ट्री में चले जाते हैं उनकी क्वालिफिकेशन के चांसेस भी लो हो जाते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री के प्रेशर्स, इंडस्ट्री की इन्वायरमेंट और इंडस्ट्री में लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी व्हेन इट कम्स टू एग्जामिनेशन लीव आपको क्वालिफिकेशन को परसू करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है। सो जनरली रिकमेंडेड तो यही है कि विद इन आर्टिकल आप क्वालिफाई करें। अगर विद इन आर्टिकल नहीं कर पा रहे तो व्हाट आई हैव सीन कि जो बच्चे थोड़ा सा अपने ऊपर बर्डन लेके प्रोफेशन में ही स्टे करते हैं, क्वालिफिकेशन को टारगेट करके, कोई छोटे से फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए या इवन बड़ा भी फाइनेंशियल बेनिफिट है उसके लिए इंडस्ट्री को रश नहीं कर जाते तो वो क्वालिफाई कर जाते हैं। जो इंडस्ट्री को रश कर जाते हैं थोड़ा सा एडिशनल या इवन बिगर एडिशनल फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए वो टेम्परेरी गेन तो ले लेते हैं 6 महीने, साल, 2 साल का, लेकिन इन द लॉन्ग रन दे बिकम लूजर, क्योंकि वो अपना जो प्राइम टाइम होता है जिसमें क्वालिफिकेशन परसू करनी होती है वो प्राइम टाइम एडिशनल फाइनेंशियल बेनिफिट में आप समझे लगा देते हैं। और फिर प्राइम टाइम गुजर गया तो विद मोर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मोर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मोर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्वालिफिकेशन मुश्किल से मुश्किल होती जाती है। ठीक है, तो कोशिश यही होनी चाहिए जल्द से जल्द आप क्वालिफाई करें और उसके लिए प्रोफेशनल फर्म इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू क्वालिफाई। अच्छा जी, कोई सवाल जी? यहाँ तक हमने एनपीवी और आईआरआर पे बात की, उनके डिसीजन रूल भी पढ़ लिए, थोड़े से एडवांटेज डिसएडवांटेज पे भी बात होगी। अब हम डिस्कशन को थोड़ा मजीद आगे लेके चलते हैं। अगेन नोन एरिया फॉर यू, आपने इसको पढ़ा हुआ है, बल्कि आपने इसको सीए की स्टडीज़ में 2 जगह पढ़ा हुआ है। आपने इसको QM में भी पढ़ा हुआ है, आपने इसको कैफेट में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये भी हमारा रिकैप का पोर्शन है। तो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में अभी हम काफ़ी हद तक रिकैप और साथ साथ थोड़ा नया ऐड करते जा रहे हैं, नई नई डिस्कशन नॉलेज बेस थोड़ी ऐड भी कर रहे हैं, लेकिन पुराना रिकैप भी चल रहा है। दिस इज द रिकैप एरिया। एन्युटी के कॉन्सेप्ट से फेमिलियर है जी। Annuity is a series of cash flows. Series of cash flows having all following 3 characteristics. कौन कौन से 3 characteristics हैं? ऐसी सीरीज जिसमें हर कैश फ्लो बराबर है, एंड ऐसी सीरीज जिसके कैश फ्लो रेगुलर इंटरवल पे राइज होते हैं, एंड ऐसी सीरीज जिसका पीरियड डेफिनेट है, डिफाइंड है। जिस सीरीज में ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं उसको हम एन्युटी कहते हैं। और एन्युटी की पीवी लेने का फार्मूला यू शुड रिकॉल एनुअल कैश फ्लो इनटू एन्युटी फैक्टर। ये है जी आपकी बेसिक एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने का फार्मूला। इसको मैं थोड़ा सा एलैबोरेट करता हूं कि ये इसमें एन्युटी फैक्टर कहां से आता है। एन्युटी फैक्टर की एक डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी, इट इज समेशन ऑफ रेलेवेंट प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन्युटी टेबल्स इन द अवेलेबल इन द बुक। हमारी जो आखिरी टेबल देख रहे थे उसके साथ 2 टेबल थे ना, एक प्रेजेंट वैल्यू टेबल है, एक क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू टेबल है। तो क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू टेबल इज योर एन्युटी टेबल और उसकी टॉप पे ये फार्मूला भी गिवन है। प्रेजेंट वैल्यू टेबल उसका फैक्टर कैलकुलेट करने का फार्मूला, ये क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू टेबल उसकी टॉप पे उसका फार्मूला। एन्युटी, चलें एक छोटे से डाटा से एन्युटी का चलें बेसिक एग्जांपल को रिकैप करवा देता हूं मैं आपको। लेट्स अज्यूम हमारे पास एक कैश फ्लो अवेलेबल है ईयर वाइज 1 2 3, कैश फ्लो है 1000 1000 1000। दिस इज बाय डेफिनेशन एन एन्युटी। वैसे तो हम अगर 10% का रेट हमें दिया जाए, इन तीनों कैश फ्लोज की एनपीवी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं एन्युटी के नॉलेज के बगैर भी। एन्युटी के नॉलेज के बगैर भी इन तीनों कैश फ्लोज की पीवी हम ले सकते हैं। पीवी आती है जी ये 909, यह आती है 826, यह आती है 751, साम क्या हुआ 2486। जब हम एन्युटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं तो एन्युटी का कॉन्सेप्ट कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपली आपने क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया। अगर मैं एक इक्वेशन शेप इसको दूं और फिर आपने ये सम कर दिया, यही है ना आपकी इक्वेशन। ये इक्वेशन बनी हुई है आपकी, इसका सम ये आ रहा है। एग्रीड? मैथमेटिकली ऐसे ही। मैथमेटिकली इस इक्वेशन में 3 फैक्टर है, तीनों में 1000 कॉमन है। तो जनाब ये 1000 कॉमन निकालो, ये आपका एनुअल कैश फ्लो आ गया। बीच में क्या बचा 0.909 प्लस 0.826 प्लस 0.751, ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स का सम है। दिस इज व्हाट वी कॉल एन्युटी फैक्टर। सो इसको एक स्टेप में और लेकर जाएं, इंटू 2.486, ये जी प्रेजेंट वैल्यू आपकी आ रही है। तो आप प्रेजेंट वैल्यू एनुअल कैश फ्लो के लिए अलग निकालें, इट्स अ लेबोरियस एक्टिविटी। अगर आपको पता है कि आपके किसी प्रोजेक्ट के कैश फ्लो एन्युटी शेप ले रहे हैं तो आप एफिशिएंट कैलकुलेशन कर सकते हो, एनुअल कैश फ्लो इंटू एन्युटी फैक्टर। और एन्युटी फैक्टर क्या है, ये उसकी डेफिनेशन आ रही है, सम ऑफ रेलेवेंट प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स। आपके कैश फ्लोज 1000 जो है वो 1 2 3 3 साल हो गया ना, तो 1 2 3 का सम ले लो,
1 2 3 के डिस्काउंट फैक्टर का सम ले लो, ये आपका एन्युटी फैक्टर है। और यही एन्युटी फैक्टर आपको मिलता है एन्युटी टेबल में। एन्युटी टेबल भी यहां पे कहीं ले ही आनी चाहिए, कभी ना कभी आपसे शेयर करने पड़ रहे होते हैं मुझे, कहीं मिलते हैं, ये पड़ेगा जी। लीजिए जी, ये एन्युटी टेबल हम ले आते हैं, इसमें भी टाइप एरर यहाँ पे है। क्यूमुलेटिव टेबल। अब हमने जो केस देखा 10%, N3, N1, N2, N3, ये देखिए जी, राउंडिंग ऑफ सिर्फ डिफरेंस आया है। हमने जो सम इंडिविजुअल किया था वो 2.486 था, ये 2.487 है, राउंडिंग ऑफ का फर्क है और कोई इशू नहीं है। तो हम एन्युटी टेबल पे जाके भी सम ऑफ रेलेवेंट प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर उठा सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा हमारा कैश फ्लो जो था वो 1 2 3 3 सालों में है ना कैश फ्लो, तो हमें इन तीनों फैक्टर का सम चाहिए। N3 पे जाए, N1 2 3 का सम मिल रहा है। यहां पे इंडिविजुअल फैक्टर्स आ रहे हैं, N1 का फैक्टर, N2 का स्टैंड लोन सिंगल कैश फ्लो का फैक्टर, ये सिंगल कैश फ्लो का फैक्टर, और ये क्यूमुलेटिव फैक्टर आ रहे हैं। N1 पे N1 का फैक्टर, N2 पे 1 और 2 का फैक्टर, N10 पे जाओगे तो ये 1 से 10 तक का सम है, ठीक हो गया। तो ये हमारा क्यूमुलेटिव टेबल बना हुआ है, इसकी कंस्ट्रक्शन भी आपको समझ आ गई, इसका यूज भी मैंने थोड़ा सा आपसे शेयर कर लिया। सो एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू लेनी हो, आप एन्युटी टेबल की मदद से ले सकते हैं। ये टेबल आपके पास किताब भी आप कैरी कर रहे होते हो, ये टेबल अदरवाइज भी एग्जाम में अवेलेबल होते हैं, उनकी खैर वहां पे आपको जरूरत नहीं है क्योंकि किताब आप कैरी कर रहे होते हैं। अच्छा जी, दोबारा जाए, हम कहाँ पे थे, इधर से थे, हाँ जी इधर से चल रहे थे जी। हाँ, तो जी एन्युटी क्या है, एन्युटी की पीवी कैसे ली जाती है, एन्युटी फैक्टर क्या होता है, ये थोड़ी सी डिस्कशन की, और एन्युटी का फार्मूला भी हमें किताब में भी अवेलेबल होगा, इसको भी हम फार्मूले की मदद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा जी, टाइप्स ऑफ एन्युटी, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एन्युटी, नॉर्मल एन्युटी, डिलेड एन्युटी, एडवांस एन्युटी। एन्युटी के फैक्टर 3 ही है। टाइप्स डिपेंड करती है एन्युटी स्टार्ट कब हो रही है, सीरीज स्टार्ट कब हो रही है। अगर आपकी एन्युटी स्टार्ट हो रही है आफ्टर 1 ईयर तो उसको नॉर्मल एन्युटी कहते हैं। अगर आपकी स्टार्ट हो रही है एन्युटी बियॉन्ड 1 ईयर, मतलब 2 3 और ऑनवर्ड्स, उसको हम डिलेड एन्युटी कहते हैं। और अगर आपकी एन्युटी शुरू हो रही है इमीडिएटली तो उसको हम एडवांस एन्युटी कहते हैं। अच्छा जी, अब एन्युटी की पीवी लेना, एन्युटी की पीवी लेना। अब डिफरेंट टाइप्स की एन्युटी है, इनकी पीवी तो सेम नहीं हो सकती, पीवी लेने का तरीका सेम नहीं हो सकता। तो हम क्या करते हैं, हम एक एग्जांपल देखते हैं, इलस्ट्रेशन 13 पेज 28 पे अवेलेबल है जी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एन्युटी की पीवी लेने का क्या तरीका है, इलस्ट्रेशन नंबर 13। ये जी केस है छोटा सा हमारे सामने। कैलकुलेट द पीवी ऑफ एन एन्युटी ऑफ 1000 पर एनम फॉर 5 ईयर स्टार्टिंग 1 ईयर फ्रॉम नाउ, इमीडिएटली, in 4 years time. The cost of capital is 10%. अच्छा जी, 1000 रुपए सालाना 5 साल, स्टार्टिंग 1 ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब 1 2 3 4 5, स्टार्टिंग इमीडिएटली, मतलब टुडे 1 2 3 4, स्टार्टिंग इन 4 years टाइम, 4 साल बाद 4 5 6 7 8, ठीक हो गया। ये 3 तरह की एन्युटीज हैं। तो लेट्स ब्रिंग देयर डाटा इन अ टेबल। हम एक टेबल में इसका डाटा लाते हैं और फिर इसकी डिस्काउंटिंग पे बात करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 13 पे हम डील कर रहे हैं। देयर आर 3 एन्युटीज, ए, बी एंड सी। इनका एनुअल कैश फ्लोस रुपीज में हमें गिवन है। इनका पीरियड ईयर्स में, फ्रॉम टू, वो भी हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। फिर इनके हम एन्युटी फैक्टर आइडेंटिफाई कर लेंगे। एन्युटी फैक्टर के लिए रेट हमें क्वेश्चन में 10% दे दिया गया है। एंड देन वी कैन हैव द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी विच विल बी, इफ दिस इज कॉलम एक्स, इफ दिस इज कॉलम, बल्कि इसको हम कह लेते हैं वाई, दिस इज कॉलम जी, तो प्रेजेंट वैल्यू विल बी वाई इंटू जी। यही सीखा था ना, एनुअल कैश फ्लो इंटू एन्युटी फैक्टर, ठीक है जी। डाटा इसमें अगर हम पॉपुलेट करें इस टेबल में, एनुअल कैश फ्लो तो तीनों केसेस में 1000 ही है।
मसला इनके टाइमिंग का है। पार्ट ए में पहला कैश फ्लो 1 साल बाद है, टोटल कैश फ्लो 5 हैं, तो 1 2 3 4 5। पार्ट बी में पहला कैश फ्लो इमीडिएटली है, इमीडिएटली का मतलब टुडे, और टुडे को हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 0 लेते हैं, तो 0 1 2 3 4, 0 से 4 है। और कैश फ्लो जो है वो पार्ट सी 4 साल बाद शुरू हो रहा है, 4 5 6 7 8, ठीक है जी, ये हमारे एनओटी हैं। अब तीनों एनओटीज में टोटल कैश फ्लोज 5 ही हैं, टाइमिंग के डिफरेंस है, तो नेचुरली इनकी प्रेजेंट वैल्यू सेम नहीं हो सकती। अच्छा, सबसे पहले तो नॉर्मल एनओटी का केस देखिए, ये तो नहायत ही सिंपल है। हमारे कैश फ्लोज का टाइमिंग 1 2 3 4 5 है, तो हमें 1 से लेकर 5 तक के फैक्टर्स का सम चाहिए 10% के हिसाब से। तो 10% पे 1 से 5 का सम कहां मिलेगा? नहायत ही आसानी से एनओटी टेबल पे जाइए, एनओटी टेबल में 10% को पिक कीजिए, 10% और 5 ईयर्स क्यूमुलेटिव चाहिए ना, 1 से 5 का सम चाहिए, तो ये मिल गया 1 से 5 का सम 3.791, 3.791 मल्टीप्लाई किया 3791, ठीक हो गया जी, ये प्रेजेंट वैल्यू आ गई। दूसरा केस 0 से लेके 4 तक का सम चाहिए। हम प्रेजेंट वैल्यू टेबल पे जाते हैं, तो इधर हम देखते हैं, इधर तो हमें सम शुरू हो रहे हैं 1 से, तो 0 से तो टेबल शुरू नहीं होता, ये तो जाता है 1 से 4 तक। तो भाई 0 के कैश फ्लो का हमें ऑलरेडी पता है, वो तो डिस्काउंट होता ही नहीं है, उसका फैक्टर इसलिए हम लेते हैं 1। अभी एनपीवी में यूज किया था ना, इन्वेस्टमेंट हम 0 में ले रहे होते हैं ना, इन्वेस्टमेंट का डिस्काउंट फैक्टर क्या लिया था हमने? 1। तो जनाब 4 तक का फैक्टर हमारे पास है, 0 का फैक्टर इसमें हम मैनुअली एडजस्ट कर देते हैं। 4 तक का सम हमारे पास आ गया, 1 से 4 का सम हमारे पास आ गया। हमारे कैश फ्लो चूंकि 5 है, तो हमें 5 फैक्टर का सम चाहिए 0 से लेके 4 तक। 1 से 4 का सम हमें मिल गया 3.170, और 0 का फैक्टर हमने मैनुअली एडजस्ट किया, लीजिए जी 4.170, ये हमारा एनुटी फैक्टर बन गया, सम ऑफ रेलेवेंट प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। 5 सालों के कैश फ्लो 5 फैक्टर, सम बन गया, क्या बना जी? 4170। ये भी मसला हल हो गया। सो नॉर्मल एन्युटी डील करना बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, टेबल से केस आ गया। एडवांस एन्युटी थोड़ी सी एक माइनर सी मैनुअल एडजस्टमेंट है, आखिरी कैश फ्लो के हिसाब से टेबल से वैल्यू उठा लो, तो आखिरी कैश फ्लो पीरियड 4 का है, टेबल से वैल्यू उठाई तो वो 1 से 4 का सम मिला, एक कैश फ्लो बीच में से मिस हो गया। हमारे तो 5 कैश फ्लोज हैं, ये तो 4 फैक्टर का सम है, तो 5वें फैक्टर का सम मैनुअली हमने एडजस्ट कर दिया, क्योंकि हमें पता है जो 0 में इमीडिएट कैश फ्लो आ रहा है उसका फैक्टर 1 होता है, ठीक है। तो ये 5 फैक्टर का सम पूरा हो गया। अच्छा, जब आ जाते हैं डिलेड एन्युटी पे। डिलेड एन्युटी से डील करने के 2 तरीके हैं। डिलेड एन्युटी की कैलकुलेशन के 2 मेथड्स हैं। जैसे मैं अगर बात करूं, कैप में मैं एक ही मेथड पढ़ाता हूं, क्योंकि वहां पे एक ही मेथड सब जगह चल जाता है कोर्स के हिसाब से। उनका कोर्स जरा ऐसा है कि वहां पे एक ही मेथड चल जाता है। यहां पे भी एक ही मेथड चल जाएगा, लेकिन मैं चाहूंगा यहां पे वो वाला मेथड पढ़ाऊं जो मैं कैप में नहीं पढ़ाता, यहां पे मैं दूसरे वाला मेथड पढ़ा देता हूं, क्योंकि कैप लेवल पे जो मैं मेथड पढ़ाता हूं वो मुझे सिंपलर टू एक्सप्लेन, बच्चों के लिए सिंपलर टू अंडरस्टैंड लगता है, इसलिए मैं उस लेवल पे पढ़ा दिया। लेकिन आपको अल्टीमेटली दूसरे मेथड पे आना ही आना है, तो फिर मैं पहले वाला आसान वाला मेथड बता के आपको 2 मेथड क्यों कराऊं। तो हम एक ही मेथड यहाँ पे करेंगे जो हमारा सीफैप में हर जगह चलेगा, ठीक है। तो वो अप्रोच क्या है कि भाई ये डिलेड एन्युटी है। अब डिलेड एन्युटी का कॉन्सेप्ट समझो, इसको इससे कंपेयर करें। अगर कैश फ्लो इसमें भी 5 है, कैश फ्लो इसमें भी 5 है, फर्क क्या है कि ये सीरीज इसके मुकाबले में थोड़ी देर से शुरू हो रही है। कितनी देर से शुरू हो रही है? 3 साल। ये 1 साल बाद शुरू हो रही है, ये 4 साल बाद शुरू हो रही है। इसके मुकाबले में ये 3 साल का डिले है, ठीक हो गया। तो अगर हम इसको चले मैं एक और अंदाज से भी इसको एक्सप्लेन करता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 लीजिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8। पहली सीरीज जो हमने पार्ट ए में हैंडल की वो कैश फ्लोज थे ये, ठीक है। जब मैंने इन 5 कैश फ्लोज को मल्टीप्लाई किया, 1 से 5 तक का फैक्टर था, क्या था? 3.791। जब मैंने इन कैश फ्लोज को मल्टीप्लाई किया इस फैक्टर के साथ, तो ये फंक्शन क्या परफॉर्म हुआ? तमाम इन कैश फ्लोज को पकड़ा और उठा के प्रेजेंट वैल्यू दे दी ना उसने। इन कैश फ्लोज को मैंने पकड़ा, एनुअल कैश फ्लो बनाया, उसको इस फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, 0 पे ले आया। अब मैं अगर यही फंक्शन इस सीरीज पे अप्लाई करना चाहूं, ये मेरी सीरीज कौन सी है जी? ये वाली।
अगर मैं यही फंक्शन इसके साथ सलूक इसके साथ करूं तो जब सलूक सेम है तो रिजल्ट भी तो सेम आएगा। पूरी सीरीज को मल्टीप्लाई के फैक्टर से वैल्यू कहां पे मिली? 1 साल पीछे। 1 साल पीछे 0 था, पीवी बन गई। पूरी सीरीज को 5 साल के कैश फ्लोज को इस फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट क्या होगा? 1 साल पीछे, लेकिन 1 साल पीछे तो 3 है। यहां पे तमाम कैश फ्लोज की पीवी 0 में पहुंच गई, यहां पे तमाम कैश फ्लोज की वैल्यू 3 में पहुंच गई। बट हमें तो पीवी चाहिए ना, 3 पे पहुंच चुकी है, 3 से 0 पे ले जाना तो आता है ना। तो क्या करते हैं? 3 के फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें। 3 का फैक्टर क्या है? 10% 3 0.751। ठीक है, तो हमने कहा जी 5 कैश फ्लोज की एन्युटी है। 5 कैश फ्लोज की एन्युटी का फैक्टर तो ये बनता है, 5 कैश फ्लोज की एन्युटी का फैक्टर तो ये बनता है, लेकिन डिलेड है तो डिलेड की एडजस्टमेंट डाल दो। 3 साल का डिले है ना, 3 साल आगे गई भी है तो 3 साल एक्स्ट्रा पीछे लाना है, तो 3 साल की एडजस्टमेंट डाल दी, 3 साल एक्स्ट्रा पीछे लाना है। ये एन्युटी नॉर्मल थी, इसको यही फैक्टर 0 पे ले गया। ये 3 साल डिले है, ये 0 पे नहीं लाया, ये 3 पे लेके आया है। 0 पे ले जाने के लिए 3 के फैक्टर से मल्टीप्लाई किया। तो ये डिलेड एन्युटी को हैंडल करने का तरीका क्या बना कि आपने देखा आपके कैश फ्लोज कितने हैं, टोटल 5 कैश फ्लोज हैं, 5 साल का फैक्टर लाए और फिर आपने डिले मेजर किया, डिले 3 साल का है, 3 साल के फैक्टर से फर्दर मल्टीप्लाई कर दिया। ये आपका फैक्टर बन जाएगा। फैक्टर की वैल्यू बता दीजिए क्या है? 847 लीजिए जी, 2.847 2847। एन्युटी, नॉर्मल एन्युटी, एडवांस एन्युटी, डिलेड एन्युटी, तीनों एन्युटी से डील करना हमने सीखा। किसी एन्युटी की कैलकुलेशन में कोई दिक्कत? अच्छा जी, एन्युटी की ही ये कुछ क्लास एक्टिविटी है जी। ये 4 एग्जाम्पल्स हैं, क्लास एक्टिविटी है। ये किताब में अवेलेबल नहीं है, ये क्लास एक्टिविटी नोट कीजिए और इन सब का आंसर मुझसे शेयर कीजिए। 2 इसमें डिलेड एन्युटी हैं, ये भी डिलेड है, ये भी डिलेड है, ये नॉर्मल है और ये एडवांस है। ये 4 एन्युटी के केसेस हैं। चारों की आपको प्रेजेंट वैल्यू मुझे बतानी है 1 बाय 1। नॉर्मल को डील कर लीजिए पहले, सबसे आसान है। एडवांस को डील कर लीजिए, वो भी रिलेटिवली आसान है। फिर डिलेड पे आ जाइएगा, फिर उसको कर लीजिएगा। ज़रूरी नहीं कि पहले से ही ऊपर से 1 2 3 4 करें, आप 2 3 1 4 भी कर सकते हैं अटैम्प्ट। तो चारों की वैल्यूज आपने निकालनी है जी। और यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, जहाँ पे आपका टेबल काम नहीं करेगा वहाँ पे यू विल यूज़ द फार्मूला। ठीक है, तो ये फार्मूला की भी थोड़ी प्रैक्टिस आपको यहाँ करवाई जा रही है। फार्मूला आपको टेबल की टॉप पे अवेलेबल होता है। तो आज का दिन मज़ीद मुझे लग रहा है कि आपको लिवरेज मैं दे देता हूँ, क्योंकि किताब मुझे हर डेस्क पे नज़र नहीं आ रही। तो फार्मूला है जी एन्युटी फैक्टर का 1 - 1 + r - n / r। ये एन्युटी फैक्टर कैलकुलेट करने का फार्मूला भी मैंने आपसे शेयर कर लिया। ये सारी डिस्कशन जो हम कर रहे हैं एन्युटी पे, आपने कैफ में पढ़ी हुई हैं बातें। ये सारी आपने इवन QM में भी ये पढ़ी हुई हैं। 2 सब्जेक्ट्स में ये सारी बातें आप कर चुके हैं, सीख चुके हैं। सर, तो मतलब तब हमने जो सीखा था उसको इस फॉर्मूला को मल्टीप्लाई कर लें एनुअल कैश फ्लो से। एन्युटी फैक्टर को एनुअल कैश फ्लो से मल्टीप्लाई करें, तो वही आपको मैंने सिखाया। सवाल उससे ज़्यादा इजीली नहीं आते? डिलेड एन्युटी को भी इससे हैंडल कर लेंगे आप। करके उसके बाद से डिस्काउंट कर लें। तो वही है ना बेटा, मैंने आपको क्या कहा, इसको मैंने एन्युटी फैक्टर का नाम दे दिया। तो यही तो कहा मैंने आपको, एन्युटी फैक्टर क्या, ये फार्मूले से एन्युटी फैक्टर ही तो निकल रहा है। तो कैश फ्लो का एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। ठीक है, मैंने बस ये किया कि मैंने आपको एन्युटी फैक्टर की कंस्ट्रक्शन बता दी, लॉजिक भी बता दी। जी बेटा,
जी बेटा 5 कैश फ्लोज है ना, 4, 5, 6, 7, 8 कैश फ्लोज 5 है ना, तो 5 साल का एन्युटी फैक्टर लेना है और फिर देखा डिले कितना है नॉर्मल के मुकाबले में, 3 साल का डिले है। ठीक है, नहीं 8 मतलब अल्टरनेटिव मेथड में आप 8 को भी देख सकते हैं अल्टरनेटिव मेथड में। ठीक है, लेकिन जो मेथड मैंने आपसे डिस्कस किया आपने उसमें देखना है कैश फ्लोज कितने हैं और डिले कितना है। 5 कैश फ्लोज है, 3 साल का डिले है इन कंपैरिजन विद नॉर्मल एन्युटी। ये सारे फैक्टर्स आपके सामने लगभग मैंने कर दिए हैं, सिर्फ एक फिगर ये मुझे लगता है ये फैक्टर ऐसे ही निकलना है। क्या वैल्यू आती है इसकी बेटा? ये फैक्टर सिर्फ सॉल्व करके मुझे दीजिए, मैं इसको यहाँ फीड करना चाहता हूँ ताकि मेरी प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाए। 30% 18 ईयर्स का फैक्टर ले रहा हूँ, 1 से 18 का सम है और फिर 0 के लिए मैनुअली 1 में ऐड कर रहा हूँ इसमें 3.300 303, क्योंकि नॉर्मली टेबल में 3 डेसिमल तक वैल्यूज है ना, तो हम भी 3 डेसिमल तक लेके चलेंगे। लीजिए जी सारे फैक्टर्स आपके सामने हैं। कोई डिसएग्रीमेंट किसी वैल्यू पे किसी फैक्टर पे कोई डिसएग्रीमेंट है तो बात कीजिए, अदरवाइज प्रेजेंट वैल्यूज कैलकुलेट करना तो खत्म होगी बात। कैश फ्लो इनटू फैक्टर, कैश फ्लो इनटू फैक्टर, कैश फ्लो इनटू फैक्टर, चारों के फैक्टर्स मैंने बना दिए हैं। मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना शुड नॉट बी अ बिग डील। बेटा आपके कितने कैश फ्लोज हैं? ये 0 से लेके 18 तक टोटल 19 कैश फ्लोज हैं। एग्री, टोटल 19 कैश फ्लोज हैं। 1 से 18 18 हो गए, 0 इज द 19th। जिस तरह हम पढ़ते हैं कि एडवांस पेमेंट होती है इनके लीज जैसे कुछ केसेस होते हैं जिनमें एडवांस पेमेंट होती है एट द स्टार्ट ऑफ ईयर। अगर 18 साल है तो फिर 18 सालों के शुरू में पेमेंट होती है। बेटा ये 18 साल नहीं है, ये 0 से लेके 18 तक कैश फ्लोज हैं। बेटा ये पीरियड के इंटरवल्स हैं, पीरियोडिक इंटरवल्स हैं। यहाँ पे कहीं ये जुमला नहीं लिखा हुआ है कि 18 कैश फ्लोज हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम टू, 0 से लेके 18 तक। तो 1 to 18 तो 18 तो वहीं पूरे हो गए, 0 इज 19th। ठीक है, तो 1 to 18 का सम आपको यहाँ से मिल गया और 19th के लिए आपने जो 0 का कैश होता वो मिसिंग था, उसका फैक्टर आपने मैनुअली 1 ऐड कर दिया। जी बेटा तो ये गलती हो गई, 4000 6000 बिल्कुल ठीक है जी, 6000 है ये, 6000 है जी। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल जी? अच्छा जी आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह हम एक हैबिट आपको बनानी है कि अब हम एक कंटिन्यूशन में चल रहे होते हैं और यहाँ पे ब्रेक हो गया, वीक की ब्रेक आ गई। अब हम मिलने हैं, ये तीसरी क्लास है ना हमारी, अब हम मिलेंगे मंडे को इंशाअल्लाह। ठीक है, और मंडे को मिलेंगे तो मैंने इससे आगे परपैचुटी शुरू करनी है, जो कि टोटली इस पर डिपेंडेंट है कि मैंने अब ये बात की भी, तो मैंने अभी मैं परपैचुटी शुरू करूँगा तो शायद 15 मिनट में खत्म हो जाए, 20 मिनट में खत्म हो जाए, आधा घंटा विद। ठीक है, लेकिन आई वॉन्ट कि मैं जब मंडे को शुरू करूँ तो भी इतना टाइम लगे, और वो तब लगेगा जब एनवीटी को रिवाइज करके आप क्लास में बैठे होगे। तो ये आपका टास्क है कि मंडे को आपने अलार्म लगा लो। वैसे तो आपका संडे गुजरेगा, संडे को पूरा चैप्टर ही रिवाइज करना चाहिए, इतना हमने किया।
लेकिन अगर कोई कमी बेशी रह भी जाए तो क्लास में आने से पहले ऑफिस में बेशक आधा घंटा निकाल के ये एन्युटी की सारी वर्किंग रिवाइज करके फिर क्लास में आइएगा, क्योंकि परपेचुइटी इससे ही लिंक होनी है और हमारी यूँ कवर हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाअल्लाह हम मंडे को मिलेंगे और आगे डिस्कशन को लेकर चलेंगे। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।